हेलो फ्रेंड्स, ये एक मैराथन वीडियो होने वाला है जिसमें सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आपका जो लास्ट पेपर है 10वां पेपर उसका कंप्लीट रिवीजन करेंगे। रिवीजन दोस्तों हम कुछ अलग तरीके से करेंगे। हम सबसे पहले यूनिट 1 के बारे में बात करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एमसीक्यूज को देखेंगे कि कौन कौन से छोटे प्रश्न यहाँ से बनेंगे। एमसीक्यूज जो 4 ऑप्शन वाले और एक एक नंबर के कौन कौन से प्रश्न यहाँ से बनेंगे, क्योंकि पेपर आपका 20 नंबर का है और छोटे प्रश्न यहाँ से ज़्यादा आएंगे। तो हम सभी छोटे पॉइंट्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, सभी को मैनेज करते हुए चलेंगे, सभी को समझते हुए चलेंगे। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिट 1 को कवर करने के लिए पहले यूनिट 1 के एमसीक्यूज को देखेंगे, फिर उसके बाद में शॉर्ट नोट्स को देखेंगे और इस तरह से एक यूनिट हमारा तैयार हो जाएगा। फिर इसी तरह से सेम सेकंड यूनिट के लिए करेंगे। सेकंड यूनिट के सबसे पहले हम एमसीक्यूज को देखेंगे, जो छोटे प्रश्न हैं उनको देखेंगे, और फिर हम शॉर्ट नोट्स को देखते हुए कंप्लीट यूनिट को कवर कर लेंगे और इसी तरह से बाकी सभी यूनिट्स को कवर करते हुए अपने कंप्यूटर पेपर की अच्छी तैयारी करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कम से कम समय में अपने 10th पेपर कंप्यूटर को तैयार करने की और सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने की। तो वीडियो को पूरा देखिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। और ऐसे अभ्यर्थी जिनकी यूनिट 1 की तैयारी अच्छी हो रखी है और उनको सीधा ही यूनिट 2 की तैयारी करनी है, तो उनके लिए हमने चैप्टर्स का ऑप्शन यहाँ पर डाल दिया है। वीडियो के टाइटल पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में चैप्टर्स के ऑप्शन दिखेंगे। वहाँ से आप चैप्टर स्विच कर पाएंगे। जिस भी चैप्टर की आपको तैयारी करनी है उस चैप्टर से आप वीडियो को स्टार्ट करिएगा और अपनी एग्जाम तैयारी अच्छे से करिएगा। एग्जाम के लिए आपके पास थोड़ा टाइम है, तो ऐसे में क्या करेंगे, आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिएगा। आपका पेपर अच्छा हो जाने वाला है। पूरी कोशिश करी गई है सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को इसमें मेंशन करने की और कम से कम समय में आपको कंप्लीट पेपर रिवाइज करवाने की। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट 1 को लेकर के। यूनिट 1 का जो नाम है शैक्षिक तकनीकी सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई लर्निंग के बारे में हम बात करेंगे। 4 नंबर का यूनिट है। 4 नंबर के लिए सबसे पहले हम दोस्तों एमसीक्यूज को देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज, और फिर उसके बाद में हम शॉर्ट नोट्स को देखते हुए अपना फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लेंगे और 4 नंबर पक्के करने की कोशिश करेंगे, सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे। सबसे पहला प्रश्न देखिए, शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है। पहला प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी की जो आवश्यकता है शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है। तो नए शैक्षिक अनुसंधान कार्यों के लिए, शैक्षिक कौशलों का विकास करने के लिए और जटिल विषय वस्तु को सरल बनाने के लिए। तो उपयुक्त सभी आपको इसका आंसर देना है। पहले प्रश्न का आंसर क्या आएगा, उपयुक्त सभी, तीनों आपके काम यहाँ पर होंगे। और ये प्रश्न आपके 2016 में भी आया हुआ है तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा, शिक्षण और अधिगम की धुरी क्या है। तो धुरी यहाँ पर देखो बालक के ऊपर आती है धुरी, तीनों यहाँ पर इससे जुड़े हुए रहते हैं। और ये प्रश्न 2019 में आया हुआ तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न देखिए, आधुनिक समय में अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुगम और रुचिकर बनाने के लिए उपागम का प्रयोग किया जाता है। तो व्यवहारवादी उपागम भी प्रयोग में लाया जाता है, संज्ञानवादी उपागम भी प्रयोग में लाया जाता है और रचनावादी उपागम भी प्रयोग में लाया जाता है। तो उपरोक्त सभी आपको तीसरे प्रश्न का आंसर डालना है। और चौथा प्रश्न देखिए, शैक्षिक तकनीकी के किस उपागम में विज्ञान के आविष्कारों का भौतिक प्रयोग किया जाता है। तो कठोर शिल्प उपागम में विज्ञान के आविष्कारों का भौतिक प्रयोग किया जाता है। प्रश्न आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में पांचवा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से शिक्षा तकनीकी के क्षेत्र में क्या क्या शामिल है। तो यहाँ पर शैक्षिक लक्ष्यों व उद्देश्यों का निर्धारण, शैक्षिक नियोजन व मूल्यांकन और व्यू रचनाओं व युक्तियों का चयन, उपरोक्त सभी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में छठे प्रश्न की हम बात करते हैं। छठा प्रश्न और सातवां प्रश्न आप देख रहे हैं कि सेम टू सेम आपको प्रश्न है शिक्षा में तकनीकी का उदाहरण, सातवां प्रश्न है शिक्षा में तकनीकी का उदाहरण, पर यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्शन अलग अलग हैं, तो इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है। तो यहाँ पर पहले हम छठा प्रश्न देखते हैं, शिक्षा में तकनीकी का उदाहरण क्या है। तो कंप्यूटर द्वारा लर्निंग जो है वो है शिक्षा में तकनीकी, जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है। 2015 में ये प्रश्न आया हुआ है। और शिक्षा में तकनीकी का उदाहरण जो है 2018 में आया हुआ है, जिसमें ओवरहेड प्रोजेक्टर आपको करना है, क्योंकि शिक्षण विधियां, सूक्ष्म शिक्षण, ये सब पहले से भी चले आ रहे थे, बट हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में, तकनीकी के बारे में। और इसके बाद में आठवां प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS ने अपने विद्यार्थियों के लिए वेब पर आधारित ऑडियो सेवा प्रारंभ कब करी। जुलाई 2012 से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में नवा प्रश्न देखिए, अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान ELTI बीकानेर द्वारा विद्यार्थियों के लिए सेल फोन के माध्यम से लर्निंग की कौन सी सुविधा योजना शुरू की गई। तो सेल फोन एडेड लर्निंग, CPEL आपको ध्यान रखना है। CPEL की फुल फॉर्म अगर प्रश्न आती है तो सेल फोन एडेड लर्निंग आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में 10वां प्रश्न देखिए, सेल फोन एडेड लर्निंग योजना ELTI अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान बीकानेर के द्वारा कब शुरू करी गई। तो जून 2011 आपको ध्यान रखना है कि जून 2011 में सेलफोन एडेड लर्निंग योजना ELTI बीकानेर के द्वारा शुरू करी गई। और इसके बाद में 12वां प्रश्न देखिए, वह अधिगम जिसे किसी एक या अधिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से संपादित जिसे किया जाता है तो वो ई लर्निंग कहलाती है। 11वें में ए ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में 12वां प्रश्न देखिए, ई लर्निंग में प्रस्तुतिकरण का आधुनिक तरीका क्या है। तो ऑप्शन ब आपको ध्यान रखना है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है ई लर्निंग में प्रस्तुतिकरण का आधुनिक तरीका है।
और 13वां प्रश्न देखिए, निर्देशन एवं अधिगम हेतु उपयोगी इलेक्ट्रॉनिकल उपकरणों का प्रयोग करने वाली शिक्षा तकनीकी क्या कहलाती है? तो ये जो शिक्षा तकनीकी है वो हार्डवेयर तकनीकी कहलाती है। 13वें में ब आपको ध्यान रखना है। और 14वां प्रश्न है, तकनीकी के आधार पर दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रकार कौन सा है? या आपको श्रव्य पूछ सकता है, दृश्य पूछ सकता है, या दोनों कॉमन भी पूछ सकता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो है अप्रक्षेपित, प्रक्षेपित और इलेक्ट्रॉनिक्स सभी आपको ध्यान रखना है। उपरोक्त सभी आपको इसमें करना है। दृश्य श्रव्य दोनों का हमें पूछ रहा है। और इसके बाद में हम बात करते हैं 15वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति अंग्रेजी में संगुइन पद्धति के नाम से जानी जाती है? तो त्रिपद पद्धति आपको ध्यान रखना है, संगुइन पद्धति के नाम से विख्यात है। और इसके बाद में 16वां प्रश्न है, बुद्धि का त्रिखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्पीयरमैन नाम आपको ध्यान रखना है। बुद्धि के त्रिखंड सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन के द्वारा किया गया। इसके बाद में 17वां प्रश्न देखिए, दृष्टि में संसार सही ढंग से प्रत्यक्षीकरण करने की योजना एवं प्रत्यक्षीकरण के आधार पर संसार के पक्षों को पुनर्निर्माण करना किस बुद्धि के अंतर्गत आता है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। 17वें में द ऑप्शन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में 18वां प्रश्न देखिए, दूसरों की अनुभूति तथा विभेद करने संबंधित योग्यता किस बुद्धि के अंतर्गत आती है? तो अंतः व्यक्तिगत बुद्धि आपको ध्यान रखना है, दूसरों की अनुभूति तथा विभेद करने की संबंधित योग्यता। और इसके बाद में 19वां प्रश्न है, आत्म चैतन्य व्यक्ति किस बुद्धि का उदाहरण है? तो अंतर व्यक्तिगत बुद्धि का उदाहरण है आत्म चैतन्य व्यक्ति। ब ऑप्शन आपको ध्यान रखना है 19वें प्रश्न में। और इसके बाद में 20वां प्रश्न है, बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो थ्रस्टन आपको नाम ध्यान रखना है। अभी हमने ऊपर यहाँ पर क्या डिस्कस करा कि बुद्धि का त्रिखंड सिद्धांत हमने डिस्कस किया स्पीयरमैन के द्वारा, और बुद्धि का आपको बहुखंड सिद्धांत पूछता है तो फिर आपको थ्रस्टन नाम ध्यान में रखना है। और इसके बाद में 21वां प्रश्न आता है, सर्वप्रथम कंप्यूटर सहायक अधिगम किस देश में शुरू हुआ? तो सर्वप्रथम जो कंप्यूटर सहायक अधिगम है वो अमेरिका में शुरू हुआ, नाम ध्यान रखना है। 2017 में प्रश्न आया हुआ है। इसी तरह के आसान प्रश्न आते हैं, बट आपको अगर कंफर्म नहीं पता है तो फिर कंफ्यूज आप इसमें हो जाओगी। और इसके बाद में 22वां प्रश्न देखिए, कंप्यूटर सहायता अनुदेशन के क्षेत्र में सर्वप्रथम किसने बहुविकल्पीय मशीन व पंचबोर्ड उपकरण बनाया? इस बारे में ध्यान रखना है। 22वें प्रश्न में ब प्रेसीज नाम आपको ध्यान रखना है। और 23वां प्रश्न है, वर्चुअल कक्षा कक्ष के लाभ क्या हैं? तो यह भौगोलिक बाधाओं को दूर करता है, यह एक या एक के साथ में संप्रेषण करता है, एक के साथ में संप्रेषण होता है इसमें, और सत्र को रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो उपयुक्त सभी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 23वें प्रश्न में द उत्तर यहाँ पर करेक्ट रहेगा। और इसके बाद में हम बात करते हैं 24वां प्रश्न देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है। तो प्रतियोगी जो भी परीक्षाएं होती है उनमें OMR सीट, OMR प्रपत्र यहाँ पर काम में लाया जाता है। तो इसका उत्तर स आपको ध्यान रखना है। 25वां प्रश्न देखिए, विश्व में सूचना व संप्रेषण विज्ञान शब्द का प्रचलन कब से प्रारंभ हुआ? तो आपको डेट ध्यान रखनी है, 1950 से प्रारंभ हुआ। इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण MCQs आपको फर्स्ट यूनिट में ध्यान रखने हैं। और अब हम बात करते हैं फर्स्ट यूनिट के शॉर्ट नोट्स के बारे में। शॉर्ट नोट्स में पहला बिंदु देखिए, शिक्षा तकनीकी के बारे में जानते हैं। इसमें देखिए, तकनीकी का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को प्रयोग करने योग्य बनाते हैं, उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन भी लाते हैं, जितनी ज़रूरत होती है उतना परिवर्तन लाते हैं। इसमें तकनीकी के माध्यम से प्रभावी शिक्षण हेतु विभिन्न विधियों का प्रयोग होता है, जैसे व्याख्यान विधि, व्याख्या करके पढ़ाया जाता है, ह्यूरिस्टिक विधि, खेल खेल में शिक्षण, कहानी पद्धति, प्रयोजना विधि, त्रिपर विधि आदि जो विधियां हैं इनके माध्यम से बच्चे को सिखाया जाता है, शिक्षण करवाया जाता है। और इसके बाद में शैक्षिक तकनीकी के प्रकारों के अगर प्रश्न आता है तो 3 प्रकार होते हैं, कठोर शिल्प उपागम जिसमें रेडियो, टीवी, कंप्यूटर आदि आते हैं, कोमल शिल्प उपागम और प्रणाली उपागम। ये आपको ध्यान रखने हैं, 3 तरह के उपागम। और यहाँ पर अगर इनके उदाहरण की बात आती है तो यहाँ पर आप इस तरीके से इनको यहाँ पर समझ सकते हैं कि कठोर शिल्प उपागम में रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर इस तरह से आते हैं, और कठोर शिल्प उपागम में अधिगम विधि, तकनीकी का निर्माण, ये सब आते हैं। और प्रणाली जो उपागम है, सिस्टम अप्रोच, इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रहते हैं। यह दोनों उपागम को जोड़ता है। इसमें शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम तीनों का सम्मिलित रूप हमें मिलता है, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से गुजर करके वांछित व्यवहारगत परिवर्तन ला देते हैं। इस तरह से ये बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं प्रकारों को लेकर के। और अब हम इसके बाद में बात करते हैं CCE को लेकर के, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को लेकर के। इसके बारे में कुछ बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं कि इसमें बालक के शैक्षिक व सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों की समवृद्धि व विकास को सम्मिलित किया जाता है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन भी होता है। CCE का ICT में क्या उपयोग है उस बारे में हम बात करते हैं। पहला उपयोग देखिए, विद्यार्थी अपनी उपलब्धियों का स्वयं आकलन करते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में। और यहाँ पर दूसरा बिंदु, परीक्षा का तनाव कम हो रहता है अगर लगातार आपका मूल्यांकन होता रहेगा। अब मान लो आपकी एग्जाम ये पूरे साल में एक बार हो रही है तो आपको काफ़ी ज़्यादा टेंशन रहती है, क्योंकि पूरी साल आपने उतनी अच्छी तैयारी नहीं करी।
अब अगर यही एग्ज़ाम्स आपके मंथली होते तो आप मंथली तैयारी करते रहते और इतना आपको स्ट्रेस ना रहता, इतनी ज़्यादा टेंशन इनकी नहीं रहती, तो परीक्षा का तनाव भी कम रहता। और तीसरा बिंदु देखिए, समय व कागजी कार्य कम रहता है। और चौथा बिंदु, बालक कमजोर क्षेत्रों का पता लगा करके उपचारात्मक शिक्षण तुरंत कर पाएगा। अगर हर महीने एग्जाम रहेगा या हर दिन में आपका टेस्ट रहेगा तो आप क्या क्या कमी रह रही है उनको सुधार पाओगे। पांचवा बिंदु है आत्मविश्वास व रुचिपूर्ण कार्य इसमें रहेगा, तो ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का कंप्यूटर आपने सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी में क्या उपयोग है वो बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं, अगला बिंदु आता है कंप्यूटर सहायक अधिगम CAL के बारे में। इसमें देखिए, यह कंप्यूटर द्वारा सिखाई जाने वाली विषय वस्तु या समाधानों के लिए प्रयुक्त होता है। अर्थात जब शिक्षा में जब कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है तो हम उसे CAL उसके माध्यम से शिक्षण व्याख्या तथा परीक्षण संबंधित कार्य हम करते हैं। तो ये कुछ बिंदु यहाँ पर ध्यान रखने हैं। अब इसके उपयोग की हम बात करते हैं। उपयोग देखिए, पहला उपयोग विद्यार्थी की अधिगम में सहायक रहता है। इसमें दबाव कम रहता है, जानकारी में वृद्धि रहती है, शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि रहती है, विद्यार्थी स्वयं अधिगम करता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और ज्ञान स्थायी रहता है और रुचिपूर्वक तरीके से यहाँ पर ज्ञान रहता है। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में ई लर्निंग के बारे में हम बात करते हैं, डिजिटल लर्निंग के बारे में बात करते हैं। इसमें देखिए, शैक्षिक तकनीकी की सहायता से विषय वस्तु इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जाती है, जैसे ई बुक जो PDF वगैरह होती है वो ई बुक, ई लाइब्रेरी, ई रिपोर्ट्स आदि के माध्यम से ई लर्निंग करवाई जाती है। ये कुछ बिंदु ध्यान रखने हैं। इसके अवयव का अगर प्रश्न आता है तो श्रोता के स्तर को ध्यान में रखना होता है और विषय वस्तु अनुसार पाठ्यक्रम करवाना होता है। तीसरा बिंदु है पेज डिजाइन पर ध्यान देना होता है। चौथा बिंदु है सीखने वाले को व्यस्त रखा जाना होता है। और पांचवा बिंदु है विषय वस्तु परक, यहाँ पर उपयोगी विषय वस्तु जो है वो उपयोगी रहती है। तो ये कुछ बिंदु अवयव के अंतर्गत आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कंप्यूटर सहायक अनुदेशन CAI के बारे में। अभी हमने CAL के बारे में बात करा और अब हम CAI के बारे में बात करेंगे। इसमें देखिए, शिक्षण विद्या के निर्देशन में जब कंप्यूटर सहायक होता है तो उसे CAI कहते हैं। यह एक स्वतः अधिगम की तकनीक है। CAI में पाठ, टेक्स्ट, प्राकिक, ध्वनि तथा वीडियो की अधिगम प्रणाली को बढ़ाने हेतु शामिल किया जाता है और यहाँ पर कंप्यूटर एक अनुदेशन को सहायता करता है, अनुदेशन का कार्य करता है। इसमें कुछ बिंदु आपको ध्यान रखने हैं कि निदानात्मक शिक्षण इसमें करवाया जाता है, पृष्ठभूमि का ज्ञान उपलब्ध करवाना और आधारभूत ज्ञान उपलब्ध करवाना, पुनरावलोकन की क्षमता विकसित करना, पुनर्बलन प्रदान करना, शिक्षण में उन्नयन का आकलन करना। तो ये कुछ बिंदु यहाँ पर ध्यान रखने हैं। वर्चुअल जो कक्षा कक्ष है उस बारे में आपके प्रश्न आ सकता है। इसमें देखिए, इसमें शिक्षक, प्रशिक्षक और विद्यार्थी ऑनलाइन वातावरण में वेब कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद स्थापित करते हैं और पढ़ाई करते हैं वर्चुअल कक्षा कक्ष में। और इसके बाद में ह्यूरिस्टिक विधि क्या होती है? ह्यूरिस्टिक विधि में आपको ध्यान रखना है कि यह बाल केंद्रित विधि है जिसमें बालक एक खोज करता रहता है। वह खुद खोज करता है, निरीक्षण करता है और प्रयोग करता है और सीखता रहता है। ह्यूरिस्टिक विधि इज इक्वल टू क्या होगा? खोज करना। ग्रीक भाषा का शब्द है ह्यूरिस्टिक। ये कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में CPAL के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन आप करना, PAL यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर CPAL आपको ध्यान रखना है। सेल फोन एडेड लर्निंग योजना। अभी हमने MCQs में भी इसके बारे में पढ़ा है, सेल फोन एडेड लर्निंग योजना के बारे में। कब शुरू की गई, किसके द्वारा शुरू की गई, तो वो सब हमने वहाँ पर देखा। यह अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान बीकानेर द्वारा कक्षा 9 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए जून 2011 में शुरू की गई। इसमें विषय संबंधित सामग्री व ऑडियो पार्ट www.ctor.in आदि उपलब्ध है। ये कुछ वेबसाइट्स के बारे में ध्यान रखना है। और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते हमने फर्स्ट यूनिट के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर हमने बात कर ली है, जो कि आपको इस लास्ट एग्जाम टाइम में आपको ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं कुछ फुल फॉर्म्स को लेकर की, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहली जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, WWW के बारे में आपको ध्यान रखना है। WWW इज इक्वल टू क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी फुल फॉर्म होगी। और CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपको ध्यान रखना है। RAM की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। ROM की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। URL जो होता है वेबसाइट का लिंक, उसकी फुल फॉर्म क्या रहती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपको ध्यान रखना है। HTML की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आपको ध्यान रखना है। GUI की फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको ध्यान रखना है। और OMR की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, LAN की फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क आपको ध्यान रखना है। MAN की फुल फॉर्म है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। WAN की फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। और B2B की फुल फॉर्म है बिजनेस टू बिजनेस, जो कि बिजनेस टू बिजनेस मतलब एक कंपनी से दूसरी कंपनी तक। और B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी कि एक कंपनी से सीधा ग्राहक तक। C2C मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ग्राहक से ग्राहक तक। CAL आपको ध्यान रखना है कंप्यूटर एडेड लर्निंग। इस तरह से कुछ आपको फुल फॉर्म के बारे में भी जानकारी रखनी है। CAL का मतलब है कंप्यूटर एडेड लर्निंग।
और CAI का मतलब है कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। और ISP का फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP। और CPAL क्या होगा, सेल फोन एडेड लर्निंग। जिन टॉपिक्स पर हमने इस यूनिट में बात करी उनकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान होना चाहिए। CPAL के बारे में, ISP के बारे में, CAI CAL, इस तरह से सभी के बारे में फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। 1-2 नंबर का प्रश्न इस तरह का भी आ जाता है। तो यहाँ पर आते आते हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट रिवाइज कर लिया है और सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर ली है। आई होप आपने फर्स्ट यूनिट ठीक तरीके से समझ लिया है। और अब हम बात करते हैं यूनिट सेकंड के बारे में। इकाई 2 का नाम है विभिन्न संप्रेषण तकनीकों का शिक्षा में उपयोग के बारे में हम बात करेंगे। यूनिट आपका 5 नंबर का है। 5 नंबर के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम MCQs को लेकर के बात करेंगे, 4 ऑप्शन वाले प्रश्नों को लेकर के, और फिर उसके बाद में शॉर्ट नोट्स को हम देखने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, संप्रेषण एक प्रक्रिया है जिसमें विचारों का आदान प्रदान होता है। सभी जानते हैं गतिशीलता भी रहती है और दोनों पक्ष सक्रिय इसमें रहते हैं, दोनों में वाद विवाद चलता रहता है संप्रेषण में। और ये उपरोक्त सभी आपको इसका आंसर करना है। पहले प्रश्न का उत्तर रहेगा द। और इसके बाद में दूसरा प्रश्न देखिए, इसमें से माध्यम के आधार पर संप्रेषण का प्रकार क्या नहीं है। तो संप्रेषण का प्रकार लिखित संप्रेषण भी रहता है, मौखिक संप्रेषण भी रहता है, दृश्य संप्रेषण भी रहता है और उर्ध्वगामी संप्रेषण नहीं रहता है। तो ये प्रकार इसका नहीं है, ये ध्यान रखना है। दूसरे में द। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न देखिए, श्रव्य संप्रेषण का माध्यम क्या है। तो श्रव्य का पूछ सकता है, दृश्य का पूछ सकता है, दृश्य श्रव्य इस तरह से पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है इनके उदाहरणों को लेकर के। तो हम यहाँ पर बात करते हैं श्रव्य संप्रेषण का उदाहरण क्या है, माध्यम क्या है। तो ग्रामोफोन आपको ध्यान रखना है, जिसमें सिर्फ ऑडियो हमें सुनाई देता है। बाकी की जो 3 ऑप्शन बच गए, प्रोजेक्टर, मॉडल और पुस्तक, ये दृश्य संप्रेषण के अंतर्गत आएंगे। और इसके बाद में हम बात करते हैं चौथा प्रश्न देखिए, शिक्षण का अनुभव प्रतिमान किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो शिक्षण का जो अनुभव प्रतिमान है वो एडगर डेल्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। पांचवा प्रश्न देखिए, एडगर डेल्स के अनुभव शंकु के आधार पर किस माध्यम के अधिगम अधिक स्थायी होते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, प्रत्यक्ष उद्देश्यपूर्ण अनुभव द्वारा जो अधिगम हुआ है वो ज़्यादा स्थायी रहेगा। और आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं छठे प्रश्न के बारे में, निम्न में से जनसंचार का माध्यम क्या है। तो समाचार पत्र से भी हम आपस में बातों को शेयर कर पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर बता पाते हैं, और रेडियो के माध्यम से भी जान पाते हैं, दूरदर्शन के माध्यम से भी जनसंचार रहता है। तो उपरोक्त सभी आपको ध्यान रखना है, 2017 में प्रश्न आया हुआ है तो ध्यान रखना है। इसके बाद में सातवां प्रश्न देखिए, चित्रों, मानचित्रों, स्ट्रिप, कार्टूनों, रेखाचित्रों व फोटोग्राफ आदि का प्रदर्शन करने हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन सा है, कौन सा उपकरण को हम काम लेंगे। तो फ्लैनल बोर्ड आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सातवें प्रश्न का उत्तर रहेगा ब। और इसके बाद में हम बात करते हैं आठवें प्रश्न के बारे में, विजुअलाइजर का सबसे महत्वपूर्ण अवयव क्या है। विजुअलाइजर का सबसे महत्वपूर्ण अवयव है आइरिस, आपको ध्यान रखना है, विजुअलाइजर का सबसे महत्वपूर्ण अवयव। और इसके बाद में नौवां प्रश्न देखिए, समाज में विभिन्न रूप से सक्षम बच्चों को विद्यालय में अन्य विशेष योग्य बच्चों के साथ में शिक्षा प्रदान करना समावेशी शिक्षा कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके बाद में 10वां प्रश्न देखिए, ब्रेल लिपि, ब्रेल डिस्प्ले, आपको ध्यान रखना है, ब्रेल लिपि क्या होती है, जिसमें दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए जो लकड़ी के कार्डबोर्ड हैं उनके ऊपर अक्षर जो शब्द हैं वो उकेरे जाते हैं, फिर वो उनको हाथों से महसूस करके समझ पाते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इस तरह से ब्रेल लिपि हो गई। और ब्रेल डिस्प्ले का प्रश्न यहाँ पर है कि ब्रेल डिस्प्ले का उपयोग किया जाता है तो दृष्टि बाधिता में यहाँ पर किया जाता है, 2018 में प्रश्न आया हुआ है। इसके बाद में 11वां प्रश्न देखिए, वह उपकरण जो दृश्य निर्योग्य या दृष्टि बाधित विद्यार्थियों हेतु काम में आता है। तो ब्रेल डिस्प्ले आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसके बाद में अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, शैक्षिक तकनीकी में दृष्टि बाधिता के निराकरण हेतु उपकरण का उदाहरण बताइए। 2016 में प्रश्न आया हुआ है। जॉर्ज रीडर, आपको ध्यान रखना है, शैक्षिक तकनीकी में दृष्टि बाधिता के निराकरण हेतु उपकरण। और इसके बाद में हम बात करते हैं 13वें प्रश्न के बारे में। 13वां प्रश्न है, वह उपकरण जिसमें प्रकाश किरणों का उपयोग करके आवाज़ को प्रकाश संवेदी रिसीवर तक संचारित किया जाता है। तो वो क्या है, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड आपको ध्यान रखना है कि इससे प्रकाश किरणों का उपयोग हम आवाज़ को प्रकाश संवेदी रिसीवर तक संचारित कर पाएंगे इसका उपयोग करके। और 14वां प्रश्न देखिए, विद्यार्थियों की उच्चारण क्षमता में सुधार हेतु सहायक उपकरण आपको बताना है। तो स्पीच रिकॉग्निशन प्रोग्राम, यहाँ पर उच्चारण क्षमता को सुधारने की बात हो रही है तो स्पीच को रिकॉग्नाइज करने का प्रोग्राम यहाँ पर सही आंसर आपका रहने वाला है। इसके बाद में हम बात करते हैं 15वें प्रश्न के बारे में। 15वां प्रश्न है, एक ऑडियो या रेडियो स्क्रिप्ट की प्रमुख मांग निम्न में से क्या रहती है। तो ऑडियो की मांग यहाँ पर रहती है, सिर्फ हमारा ऑडियो जो है, वार्तालाप जो हमारी हो रही है वो वार्तालाप युक्त भाषा में होने चाहिए, जिसको सभी सुन पाएँ, गाली गलौच नहीं किया जाना चाहिए, मतलब ऐसे नॉर्मल कैजुअल भाषा में होने चाहिए। तो यह वार्तालाप युक्त भाषा इसका सही उत्तर रहेगा। 15वें का ए आपको टिक करना है। इसके बाद में अगला प्रश्न 16वां प्रश्न, अभिक्रमित शब्द का अर्थ क्या है। तो अभिक्रमित शब्द का अर्थ यहाँ पर आता है क्रमबद्ध व योजनाबद्ध तरीके से
विषय वस्तु का खंडों में प्रस्तुतिकरण करना अभिक्रमित कहलाता है। विषय वस्तु को खंडों में प्रस्तुतिकरण करना। और इसके बाद में 17वां प्रश्न देखिए, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन है? तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक हैं वाटसन। वाटसन का नाम आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में 18वां प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया में कौशल अधिग्रहण व्यवस्था का सोपान क्या है? तो कौशल का अभ्यास और पुनः शिक्षण आपको ध्यान रखना है 18वें प्रश्न में से। और 19वां प्रश्न है, निम्न में से उद्दीपन परिवर्तन कौशल का घटक क्या नहीं है? तो निम्न में से कौन सा आपके उद्दीपन परिवर्तन कौशल का घटक नहीं है? इसमें आपको ध्यान रखना है तारतम्यता, उत्तर आपका इसमें सही रहेगा। और इसके बाद में 20वां प्रश्न देखिए, कृत्रिम शिक्षण वास्तविक परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण करना क्या है? कृत्रिम शिक्षण वास्तविक परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण की बात यहाँ पर हो रही है, तो अनुरूपित शिक्षण यहाँ पर आएगा। और 21वां प्रश्न देखिए, जब 2 या 2 से अधिक शिक्षक मिलकर के शिक्षण करवाते हैं तो उसे दल शिक्षण कहते हैं। 2015 में प्रश्न आया हुआ है, इस बार भी आ सकते हैं, ऐसे प्रश्न महत्वपूर्ण रहते हैं। और अब हम बात करते हैं इस यूनिट के सेकेंड यूनिट के शॉर्ट नोट्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस यूनिट का पहला महत्वपूर्ण टॉपिक है संप्रेषण क्या होता है। तो देखिए, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य शब्द, संकेत, हाव भाव तथा व्यवहार के द्वारा अपने विचार और तथ्यों, सूचना और प्रभावों का आदान प्रदान ही संप्रेषण कहलाता है। तो इस तरह से ये आपको परिभाषा ध्यान में रखनी है। 1 नंबर का प्रश्न आपको परिभाषा का पूछा जा सकता है या फिर बड़ा प्रश्न भी आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। इसके बाद में दोस्तों अगला यहाँ पर आता है कि संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का हिंदी पर्यायवाची शब्द है। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस्ट से हुई है। कम्युनिस्ट का अर्थ होता है कॉमन या सामान्य। ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शनल प्रश्न में आपको इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद में बात करते हैं कि सरल भाषा में संप्रेषण का अर्थ होता है परस्पर सूचनाओं का तथा विचारों का सामान्य आदान प्रदान करना। ये आपको ध्यान रखना है शॉर्ट में। इसके बाद में बात करते हैं संप्रेषण के प्रकार। देखिए, पहला होता है शाब्दिक संप्रेषण और दूसरा है अशाब्दिक संप्रेषण। 2 प्रकार का संप्रेषण होता है। इसके बाद में देखिए, पहला संप्रेषण की बात करते हैं कि शाब्दिक संप्रेषण क्या होता है। अलग अलग भी दोस्तों यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं, तो थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। तो शाब्दिक संप्रेषण के बारे में जानते हैं पहले कि जब कोई संप्रेषण केवल शब्दों के माध्यम से दिया जाता है तो उसे शाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। और ये भी दोस्तों 2 प्रकार का होता है, मौखिक शाब्दिक संप्रेषण और लिखित शाब्दिक संप्रेषण। मौखिक शाब्दिक संप्रेषण देखिए, कोई संकेत केवल मुख के शब्दों से बोल करके दिए जाए। और यहाँ पर देखिए, लिखित शाब्दिक संप्रेषण होता है कि कोई संदेश लिखित शाब्दिक रूप में होता है। तो इस तरह से आपको इनको ध्यान रखना है। और इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अशाब्दिक संप्रेषण की। तो अशाब्दिक संप्रेषण की परिभाषा पहले देखते हैं। तो ऐसे संप्रेषण में शब्दों का उपयोग न करके संदेश वाणी संकेत चक्षु यानी कि आंखों से, मुख मुद्राओं से, स्पर्श संकेतों आदि के द्वारा दिया जाता है। साथ ही ध्यान रखा जाता है कि संदेश ग्रहण करने वाला संकेतों को आसानी से समझ सके, आसानी से समझने वाले संकेत दिए जाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं, इसके कुछ प्रकार भी हैं। 3 प्रकार हैं यहाँ पर। पहला प्रकार है मौखिक अशाब्दिक संप्रेषण। वाणी के द्वारा संकेत दिए जाते हैं जिनमें शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता। हाँ, हूँ, चीखना, इस तरह के जो शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, तो वो यहाँ पर मौखिक अशाब्दिक संप्रेषण में आते हैं। उसके बाद में सेकंड है चक्षु संपर्क एवं मुख मुद्राएं। इस शाब्दिक संप्रेषण में आंखों के द्वारा तथा मुख द्वारा संकेत दिए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं, 3rd नंबर पर है स्पर्श संपर्क। यहाँ पर इसको भी आपको ध्यान रखना है। स्पर्श करके संकेत देना मुख्यतः दृष्टिहीनों के लिए ये कारगर साबित रहता है। आपको ये पूछिए कि दृष्टिहीनों के लिए कौन सा संप्रेषण रहता है और ऑप्शन 4 दिए हुए रहते हैं, तो आपको स्पर्श संपर्क यहाँ पर करना होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शनल प्रश्न इस तरह के ज़्यादा आते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं संप्रेषण के तत्व। आप देख लीजिए, 3 तत्व हैं। पहला है स्रोत या संप्रेषण, संप्रेषण प्रदान करने वाला। दूसरा है संदेश वाहक यानी कि माध्यम। और तीसरा है संप्रेषण प्राप्त करता यानी कि संप्रेषण को प्राप्त करने वाला। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं, अगला आपके टॉपिक आता है समावेशी शिक्षा क्या है। तो देखिए, इसमें आपको परिभाषा लिखनी है कि समाज में विभिन्न रूप से सक्षम बच्चों को विद्यालयों में अन्य विशेष योग्य बच्चों के साथ शिक्षा देने को समावेशी शिक्षा कहा जाता है। सभी को एक साथ शिक्षा देना यहाँ पर। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं, अगला महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान रखना है, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड क्या होता है, महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। यह एक वृहद आकार का अंतःक्रिया उपकरण है जो कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। यह कंप्यूटर के डेस्कटॉप को इस बोर्ड की सतह पर प्रक्षेपित करता है, जहां उपयोगकर्ता एक पेन या उंगली या अन्य साधन द्वारा कंप्यूटर को नियंत्रित करता है। यह बोर्ड किसी दीवार पर या किसी स्टैंड के सहारे स्थापित किया जा सकता है। इसके बाद में दोस्तों अगला टॉपिक है टेप रिकॉर्डर या सीडी प्लेयर की शैक्षिक उपयोगिता क्या रहती है। शिक्षा में टेप रिकॉर्डर और सीडी प्लेयर कितना उपयोगी रहता है। या फिर दोस्तों आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि मोबाइल की शिक्षा में क्या उपयोगिता रहती है या कंप्यूटर की क्या रहती है। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है कि शिक्षा में क्या उपयोगिता रहती है, आप उनका आसानी से आंसर दे पाएंगे। आपने पहले की क्लासों में भी काफ़ी पढ़ा है।
इसमें देखिए संक्षेप में थोड़ी सी बातें हम समझ लेते हैं। तो टेप रिकॉर्डर की शैक्षिक उपयोगिता में पहला बिंदु आपको डालना है कि भाषा शिक्षण में छात्रों के उच्चारण सुधारने में उपयोगी रहता है। दूसरा है शिक्षा में शिक्षक विद्यार्थी शिक्षकों को प्रभावी पृष्ठ पोषण प्रदान करने में उपयोगी रहता है। और तीसरा पॉइंट है संगीत शिक्षण में विभिन्न वाद्य यंत्रों की आवाज़ों एवं रोगों के शिक्षण में उपयोगी रहता है। सीडी प्ले करके आपको सभी की आवाज़ें सुना दी जाएगी। और इसमें देखिए चौथा पॉइंट है शैक्षिक प्रसारण एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को रिकॉर्ड कर पुनः सुनाने में तथा प्रयोग या सुधार करने में उपयोगी रहता है। तो ये 4 पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान रखने महत्वपूर्ण है। इसके बाद में दोस्तों अगला टॉपिक है सहायक तकनीकी क्या होती है। तो परिभाषा में आपको लिखना है कि यह तकनीक नियोगिता वाले बालक की क्रियात्मक क्षमता को बढ़ाने हेतु काम में ली जाती है। यह अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत क्षमता में अभिवृद्धि करने के काम में भी ली जाती है। ये कुछ बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में दोस्तों अगला हमारे सामने टॉपिक आता है अनुदेशन तकनीकी क्या होती है। तो इसमें परिभाषा में आपको लिखना है कि यह तकनीकी शिक्षक या अनुदेशक की क्रिया क्षमता को बढ़ा करके उसे विशिष्ट बालकों को पढ़ाने के लिए योजना बनाने में मदद करती है। सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि अनुदेशन तकनीकी उपकरणों व सामग्री के प्रयोग द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण का मार्ग है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के बारे में थोड़ी सी और डिटेल्स हम आगे जानेंगे। पहले यहाँ पर उद्देश्य की बात कर लेते हैं। तो देखिए पहला आपको उद्देश्य लिखना है नियंत्रित परिस्थितियों में विद्यार्थी शिक्षकों को नवीन शिक्षण कौशलों को सिखाने व आत्मसातीकरण के योग्य बनाना। और दूसरा है शिक्षण कौशलों में विद्यार्थी शिक्षकों को विशेषज्ञता प्रदान करना। और तीसरा पॉइंट है यहाँ पर विद्यार्थी शिक्षकों का शिक्षण में आत्मविश्वास जगाना। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर उद्देश्य में ध्यान रखने हैं। इसके बाद में दोस्तों अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है कृत्रिम शिक्षण या अनुरूपित शिक्षण क्या होता है। कई जगह पर कृत्रिम लिखा हुआ मिलेगा, कई जगह पर अनुरूपित लिखा हुआ मिलेगा, सेम ही बात है, एक ही बात है। इसमें देखिए आपको लिखना है विद्यार्थी शिक्षकों को कक्षा शिक्षण में जाने से पहले ही साथी विद्यार्थियों के समक्ष अभ्यास का अवसर दिया जाता है जिसे अनुरूपित शिक्षण कहा जाता है। अनुरूपित शिक्षण विद्यार्थी शिक्षकों को वास्तविक कक्षा शिक्षण की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है, आत्मविश्वास के बढ़ाने में भी सहायता करता है। यानी कि क्लास में पढ़ाने से जाने से पहले ही आप एक बार प्रैक्टिस वहाँ पर कर लेते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में और डिटेल्स जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए आरविन 1964 के अनुसार कृत्रिम शिक्षण वास्तविक परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण करना है। कृत्रिम परिस्थितियों में छात्रों में विशिष्ट व्यवहार को विकसित करता है जिसमें विद्यार्थी शिक्षक अनेक भूमिकाओं का निर्वाह करता है जैसे छात्र पर्यवेक्षक आदि। आपको दोस्तों 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि आरविन के अनुसार कृत्रिम शिक्षण क्या है। इस तरह का प्रश्न कई बार परीक्षा में आया हुआ है। और इसी के साथ में देखिए नीचे यहाँ पर DR क्रकशेंक के अनुसार भी यहाँ पर बताया गया है कि कृत्रिम शिक्षण ऐसी वास्तविक परिस्थितियों का कृत्रिम रूप से निर्माण करना है जिनमें भाग लेने वाले को अपने वर्तमान तथा भविष्य के कार्यों से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु अनुभव प्रदान हो सके। कृत्रिम शिक्षण में विद्यार्थी शिक्षकों को भी छात्रों की भूमिका निर्वाह करने का अवसर मिलता है जो कि उन्हें छात्रों की परिस्थितियों को समझने का अवसर देता है। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ क्या रहता है। तो अर्थ के बारे में अगर आपको प्रश्न पूछे तो आपको उसमें लिखना होगा सूक्ष्म शिक्षण एक सरलतम शिक्षण अभ्यास विधि है जिसको विद्यार्थी शिक्षक छोटे समूह छोटे काल के लिए एक कौशल का अभ्यास करने हेतु अपनी प्रस्तुति पृष्ठपोषण हेतु देता है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि पृष्ठपोषण स्वयं रिकॉर्डिंग से अथवा कक्षा में उपस्थित साथियों एवं अध्यापक से प्राप्त किया जाता है तथा उत्तरोत्तर प्रगति हेतु गलतियों का निवारण करके पुनः प्रस्तुति भी दी जाती है। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके सूक्ष्म शिक्षण का चक्र क्या रहता है। तो पहला आपके चक्र में रहता है सूक्ष्म पाठ योजना तैयार करना। उसके बाद में शिक्षण सत्र यानी कि प्रशिक्षणार्थी 5 से 10 विद्यार्थियों को पढ़ाता है। थर्ड पॉइंट है प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। चौथा पॉइंट है पुनः पाठ योजना बनाता है जिसके लिए उसे 12 मिनट का समय देते हैं। और पांचवा पॉइंट है पुनः अध्यापन यानी कि पुनः निर्मित पाठ को विद्यार्थी शिक्षक एक बार फिर से पढ़ाता है। और उसके बाद में छठा पॉइंट है पुनः प्रतिपुष्टि यानी कि पुनः पढ़ाए गए सूक्ष्म पाठ का शिक्षक प्रशिक्षक और सहयोगी विद्यार्थी शिक्षकों द्वारा फिर से पर्यवेक्षक किया जाता है और दोबारा प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है, दोबारा से पढ़ाया जाता है। इसके बाद में दोस्तों अगला टॉपिक आता है सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं क्या रहती है। तो पहली विशेषता देखिए इसमें समय की बचत होती है। दूसरा है शिक्षण की जटिलता कम होती है। तीसरा है शिक्षक शिक्षा में एक प्रयोग है। और अगला चौथा यहाँ पर है कि यह एक विद्यार्थी को शिक्षण कौशल की प्रशिक्षण तकनीक है। और पांचवा पॉइंट है एक समय में एक ही कौशल का अभ्यास होता है। छठा पॉइंट है पाठ योजना की समयावधि 5 से 10 मिनट होती है। और सातवां पॉइंट है एक ही संप्रत्यय की
विषय वस्तु को सीमित करता है। इसके बाद में 8वां पॉइंट है तत्काल प्रतिपुष्टि संभव रहती है। ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में दोस्तों अगला टॉपिक है एडगर डेल का अनुभव शंकु क्या है। इसमें देखिए आपको परिभाषा में लिखना है कि सन 1960 में एडगर डेल ने बताया कि विद्यार्थी सीखी गई विषय वस्तु को तब अधिक देर तक याद करते हैं जब कोई कार्य वह कर रहे होते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं। इनके शोध कार्य के फलस्वरूप अनुभव शंकु का निर्माण किया गया। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं। तो एडगर डेल की अनुभव शंकु के अनुसार वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव बहुत ही अधिक प्रभावी माने जाते हैं, यानी कि जब हम प्रैक्टिकल करके सीखते हैं तो हमें ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है, ज़्यादा बातें समझ में आती है। इसमें देखिए इस प्रत्यक्ष अनुभव के लिए प्रयोजना विधि, भ्रमण विधि अधिक प्रभावी मानी जाती है, क्योंकि इन अनुभवों में बहु इंद्रियों की क्रियाशीलता शामिल होती है। ये अनुभव सार्थक भी होते हैं तथा इनसे पाठ्य वस्तु का शुद्ध ज्ञान भी प्राप्त होता है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं हम, अगला टॉपिक है हमारा अनुभवों की प्राप्ति के मुख्य स्रोत क्या रहते हैं। तो पहला है पढ़ करके, दूसरा सुन करके, तीसरा देख करके, चौथा है स्वयं कार्य करके। 1 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद में दोस्तों अगला टॉपिक आपका आता है शिक्षण कार्य में संप्रेषण को प्रभावी करने वाले उपकरण कौन कौन से हैं। अभी देखिए थोड़ी देर पहले ही हमने एक टॉपिक सीडी प्लेयर का शिक्षा में उपयोग पढ़ा है। तो यहाँ पर कुछ और यहाँ पर शिक्षण कार्य में जो प्रभावी शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए जो उपकरण है उनके बारे में बताया गया है। उनके बारे में आपको विशेषताएं भी पूछी जा सकती है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं उपकरणों की। तो देखिए रेडियो, दूरदर्शन, डिस्प्ले बोर्ड, टेलीविजन, श्वेत या श्यामपट्ट, लपेट फलक, फ्लेनल बोर्ड, क्लिप बोर्ड, इंटरेक्टिव बोर्ड, कंप्यूटर, टेप रिकॉर्डर, सीडी प्लेयर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, डिजिटल कैमरा, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर और मोबाइल। इस तरह के कुछ उपकरणों की यहाँ पर बात करी गई है इस यूनिट में। तो वीडियो दोस्तों काफ़ी लंबा ना हो इसलिए हम इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे। आपको मोस्टली जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो दोस्तों आपके मोबाइल के बारे में, मल्टीमीडिया के बारे में, टेप रिकॉर्डर के बारे में, जो इनकी विशेषताएं आपको पता है कि शिक्षा में कहाँ कहाँ उपयोग में लाई जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों कुछ और यहाँ पर टॉपिक्स के बारे में आगे बात करते हैं। तो देखिए अगला आपके यहाँ पर है एडी मॉडल क्या होता है। इंग्लिश में लिखा है ADDIE। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एडी विश्लेषण, डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन और मूल्यांकन के लिए एक नवीनतम मॉडल है। यह मॉडल अपने प्रयुक्ताओं के लिए प्रभावी शिक्षण पाठ्यक्रम और सामग्री बनाने की प्रक्रिया है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी में इस मॉडल की अवधारणा अन्य की तुलना में अधिक रहती है। मॉडल आप दोस्तों स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर विश्लेषण करते हैं, उसके बाद में डिजाइन, उसके बाद में विकास, उसके बाद में कार्यान्वयन और मूल्यांकन। आपको ये चित्र याद रखना है। परिभाषा इतनी याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप ये डायग्राम याद रख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है कि दल शिक्षण यानी कि टीम टीचिंग क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले परिभाषा जानते हैं। दल शिक्षण एक व्यवस्था है जिसमें समूह के शिक्षक अपनी क्रियाओं को स्वयं निर्धारित करते हैं। उन्हें कार्य चयन की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। प्रत्येक शिक्षक अपने कौशल, व्यक्तित्व, अनुभवों का विशेष योग्यता का प्रयोग करने का प्रयास करता है। इसके अंतर्गत विद्यालयी सुविधाओं का भी अधिक से अधिक प्रयोग करने का प्रयास किया जाता है। इसकी थोड़ी सी और डिटेल में बातें जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए दल शिक्षण व्यवस्था का वह स्वरूप है जिसमें 2 या 2 से अधिक अपने स्रोतों, अभिरुचियों और छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण अधिगम संपन्न करते हैं तथा वे विद्यालय की सुविधाओं का समुचित प्रयोग भी करते हैं, उपयोग भी करते हैं। इसके बाद में अतः दल शिक्षण परंपरागत शिक्षण के स्थान पर एक ऐसा नवाचार है जिसमें शिक्षण में सुधार लाने एवं गुणात्मकता की वृद्धि के लिए एक ही कक्षा में कई शिक्षक मिलकर के शिक्षण कार्य करते हैं, दल शिक्षण करते हैं। इसके बाद में देखिए आपको यहाँ पर लिखना होगा, यह कक्षा कक्ष अनुदेशन की एक पद्धति है जिसमें अनेक शिक्षक अपने व्यक्तिगत विषयों को समन्वित कर एक पाठ्यक्रम बना करके एक दल के माध्यम से विद्यार्थियों के एक समूह को पढ़ा सकें। यह एक तंत्र है जिसमें 2 या अधिक शिक्षक अपना ज्ञान एवं कौशल की वृद्धि संयुक्त कक्षा कक्ष में शिक्षण करवा करके देते हैं। इस तरह से आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दल शिक्षण के उद्देश्यों की बात करते हैं। पहला उद्देश्य है शिक्षकों की उपलब्ध संख्या में से विशेषज्ञों का उपयोग करना। दूसरा है एक से अधिक व्यक्तियों के कौशलों का सदुपयोग करना। तीसरा है दल में परस्पर धनात्मक दृष्टिकोण का विकास करना। चौथा पॉइंट है शिक्षण व मूल्यांकन में सामूहिक जिम्मेदारियों से संबंधित भावना का विकास करना। और इसके बाद में दोस्तों 5वां पॉइंट है किसी व्यक्तिगत शिक्षण द्वारा विद्यार्थी शिक्षक को गलत शिक्षण की संभावना को कम करना। छठा पॉइंट है विद्यार्थी शिक्षकों में समूह में अध्ययन करना और अध्यापन की आदतें विकसित करना। ये कुछ पॉइंट दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में आता है दल शिक्षण के सिद्धांत क्या क्या हैं। पहला है कक्षा के आकार तथा संरचना का सिद्धांत। दूसरा है निर्देशन के स्तर का सिद्धांत। तीसरा है शिक्षकों को उनके दायित्वों को प्रदत्त करने का सिद्धांत। चौथा है अधिगम वातावरण का सिद्धांत। और 5वां है समय तत्वों का सिद्धांत। और छठा है पर्यवेक्षण का सिद्धांत। ये कुछ सिद्धांतों के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं।
इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं। अभिक्रमित शब्द का अर्थ होता है क्रमबद्ध या फिर योजनाबद्ध। इसमें क्रमबद्ध तरीके से विषय वस्तु छोटे छोटे पदों या खंडों में प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी संरचना में शिक्षण सूत्रों का अनुसरण किया जाता है, जिसे विद्यार्थी स्व अध्ययन से सीखता है तथा अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अभिक्रमित अनुदेशन में विद्यार्थी अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है। 1 नंबर का प्रश्न आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। इसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न आपके यहाँ से आ सकता है कि फ्रेड स्टोफेल के अनुसार अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है। तो देखिए इसमें आपको लिखना है ज्ञान के छोटे छोटे भागों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने को अभिक्रम या इस प्रक्रिया को अभिक्रमित अधिगम कहते हैं। तो यहाँ से भी दोस्तों ये 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है। इस तरह के प्रश्न ही आपको देखने को मिलेंगे। आप चाहें आपके पास सीरीज या बुक है तो आप वहाँ से भी उन प्रश्नों को यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला आपके देखिए सूसन मार्कल के अनुसार अभिक्रमित अनुदेशन क्या है। तो देखिए इसमें लिखना है यह व्यक्तिगत अनुदेशन की एक विधि है जिसमें बालक क्रियाशील रह करके स्वयं से सीखता है तथा अपने उत्तरों की तत्काल जांच करता है। ये कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में दोस्तों आगे आता है जेम्स ई एस्पिच तथा विरिल विलियम के मतानुसार अभिक्रमित अनुदेशन अनुभवों का वह नियोजित क्रम है जो उद्दीपन अनुक्रिया संबंध के रूप में कुशलता की ओर ले जाता है। इनमें देखिए दोस्तों कुछ बातें अलग अलग हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर उद्दीपन अनुक्रिया की बात हो रही है सेंटेंस में तो आपको यहाँ पर जाना है जेम्स ई एस्पिच ब्रिल विलियम्स के अनुसार। और यहाँ पर दोस्तों अगर आपके देखिए दूसरा पहला सेंटेंस आप जब देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए ऊपर आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके यहाँ पर देखिए व्यक्तिगत अनुदेशन की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये आपके जाता है सूसन मार्कल के अनुसार यहाँ पर आ जाता है। और फ्रेड मार्कल में देखिए छोटे छोटे भागों में यहाँ पर बांटने की बात हो रही है। तो ये कुछ आपको ट्रिक्स ही इस तरह से ध्यान रखना है कि अगर आपको सेंटेंस दे करके पूछे कि ये कथन किसने दिया है, आपको ऑप्शनल प्रश्न पूछ सकता है। 4 ऑप्शन में आपको यहाँ पर अलग अलग नाम दे देगा और आपसे पूछेगा कि सत्य कथन किसका है। तो ये कुछ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला आपके दोस्तों टॉपिक आता है अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार। देखिए 3 प्रकार हैं, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, दूसरा है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन और तीसरा है अवरोह अभिक्रमित अनुदेशन। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की। तो सबसे पहले हम इसके प्रतिपादक के बारे में बात करते हैं। तो B.F. स्किनर रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक हैं और परिभाषा में आपको लिखना है कि यह अभिक्रमित अनुदेशन उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पर प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं और विद्यार्थियों को सोच करके जवाब देना होता है। विद्यार्थी सही जवाब देने पर ही आगे वाले सवाल पर जाते हैं। अगर गलत जवाब देते हैं तो वापस से पहले सवाल से शुरू किया जाता है। इसमें देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चित्र के माध्यम से आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ पाएंगे। प्रश्न 1 आपको पूछा जाता है, अगर आपने सही जवाब दिया है तो आप दूसरे प्रश्न पर चले जाएंगे और अगर आपने गलत जवाब दिया है तो फिर आप वापस से पहले प्रश्न को यहाँ पर सुनेंगे और उसको क्लियर करने याद करने के बाद में ही आप सेकंड प्रश्न पर आएंगे। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझ में आ रही है। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सेकंड है आपके शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन और इसमें देखिए इसके प्रतिपादक है नॉर्मन ए क्राउडर। आपको ये भी ध्यान रखना है। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में थोड़ी सी और डिटेल्स जानते हैं। तो देखिए शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन प्रशिक्षण की समस्याओं पर आधारित है। इसमें 2 तकनीक होती है, पहली है आगे की ओर और दूसरी है पीछे की ओर। यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं आगे की ओर। तो इसमें चित्र में आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले आपको एक प्रश्न पूछा जाता है, उसका सही उत्तर देने पर आप दूसरे प्रश्न पर जाएंगे और अगर आपने गलत जवाब दिया है तो फिर आपको सही उत्तर बताया जाएगा और उसके बाद में प्रश्न आपको ठीक तरीके से याद करवाया जाएगा, आपको दूसरे प्रश्न पर ले जाया जाएगा। इसमें देखिए अगला है यहाँ पर सेकंड पीछे की ओर। तो पीछे की ओर में देखिए सबसे पहले आपको प्रश्न पूछा जाएगा, उसके बाद में अगर आपने सही उत्तर दे दिया है तो दूसरे प्रश्न पर चले जाएंगे और अगर आपने गलत उत्तर दे दिया है तो आपको प्रश्न का सही उत्तर बता करके फिर आपको दूसरे प्रश्न पर ले जाएंगे। इसमें वापस से पहले प्रश्न पर नहीं आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके तीसरे नंबर पर अवरोह अभिक्रमित अनुदेशन। तो इसमें विद्यार्थी शिक्षक को जटिल व्यवहारों के विधान में सहायता मिलती है और वह शिक्षण सामग्री पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार के अभिक्रमित अनुदेशन विशेष रूप से उन शिक्षण कौशलों में अधिक उपयोगी हैं जब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में शिक्षण कौशलों का स्थानांतरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता हो। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला आपके टॉपिक आता है कक्षा में संप्रेषण की आवश्यकता क्यों रहती है। तो पहला टॉपिक है न्यूनतम समय में अधिकतम कार्य यहाँ पर हो जाए, इसके लिए आवश्यकता रहती है। दूसरा है विद्यालय प्रबंधन की सुव्यवस्थित कार्यविधि के लिए। तीसरा है पारस्परिक सहयोग में वृद्धि के लिए। चौथा पॉइंट है प्रभावी नेतृत्व की स्थापना के लिए। 5वां पॉइंट है मनोबल में वृद्धि के लिए। 6ठा पॉइंट है समन्वय स्थापना के लिए। 7वां पॉइंट है शिक्षण अधिगम के लिए और इसके बाद में दोस्तों 8वां पॉइंट है व्यावसायिक विस्तार की प्रेरणा के लिए। 9वां पॉइंट है कार्यों के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए। तो इस तरह से दोस्तों हमने आपके सेकंड यूनिट के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बात कर ली है। आई
तीसरा यूनिट 7 नंबर का है और ये यूनिट का नाम है वर्ड प्रोसेसिंग और डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। बड़ा यूनिट है और यहीं से ज़्यादा प्रश्न आपके बनने वाले हैं। कौन-कौन से प्रश्न आपको पढ़ने हैं उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे सभी महत्वपूर्ण नोट्स को लेकर के। पहले हम बात करते हैं एमसीक्यूज़ जो 4 ऑप्शन वाले प्रश्न हैं वो कौन-कौन से इस यूनिट से बन सकने वाले हैं, उनके बारे में पहले बात करते हैं और फिर हम बात करेंगे शॉर्ट नोट्स के बारे में। पहला प्रश्न देखिए, सीपीयू से क्या तात्पर्य है? सीपीयू से आपका क्या तात्पर्य है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग इकाई सीपीयू कहलाती है, 2019 में प्रश्न आया हुआ है। दूसरा प्रश्न है कंप्यूटर में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस तरीके से प्रश्न बदल सकता है। सीपीयू यहाँ पर यूनिट की जगह इकाई लिखा हुआ आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है सीपीयू का पूरा नाम, सीपीयू से तात्पर्य। तो इस तरह के देखिए ये प्रश्न भी 2016 में आया हुआ, सेम प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न देखिए, कंप्यूटर के मशीनी हिस्से यानी पुर्जों को क्या कहा जाता है? तो हार्डवेयर कहा जाता है कंप्यूटर के मशीनी हिस्सों को। अगर सॉफ्टवेयर की बात आती, अंदर के कुछ फंक्शंस की बात आती, तो फिर हम सॉफ्टवेयर यहाँ पर डालते। इसके बाद में चौथा प्रश्न देखिए, कंप्यूटर का दिमाग होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू, जो इसका मदरबोर्ड होता है वो यहाँ पर इसका दिमाग रहता है। इसके बाद में हम बात करते हैं पांचवें प्रश्न के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इनपुट का कार्य करता है? तो इनपुट का कार्य माउस करता है। इनपुट का मतलब है बाहर से आप कमांड दे रहे हैं और अंदर उसमें एक्शन हो रहा है, तो वो आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में छठा प्रश्न है, कंप्यूटर की कौन सी इकाई गणनाएं करती है? तो गणनाएं करने के लिए ALU का प्रयोग किया जाता है। ALU आपको नाम ध्यान रखना है, 2017 में प्रश्न आया हुआ है, ALU। इसके बाद में सातवां प्रश्न है, इनपुट इकाइयों का कार्य क्या है? तो आंकड़ों का निवेश करना यहाँ पर इनपुट इकाइयों का कार्य रहता है। आठवां प्रश्न देखिए, आउटपुट इकाइयों का कार्य क्या है? अभी हमने देखा इनपुट इकाइयों का कार्य है आंकड़ों का निवेश करना, और जो आउटपुट इकाइयाँ हैं इनका कार्य है आंकड़ों को निर्गत करना। इसके बाद में नवा प्रश्न है, सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? तो सीपीयू का मुख्य कार्य है आंकड़ों को प्रोसेसिंग करना। आंकड़ों की प्रोसेसिंग सीपीयू के द्वारा की जाती है। और इसके बाद में अगला प्रश्न है बूटिंग को लेकर के। बूटिंग किसे कहते हैं? तो बूटिंग कहलाती है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड होना, बूटिंग कहलाता है उसका रिफ्रेश होना। और यहाँ पर 2015 में प्रश्न आया हुआ है, इसको ध्यान रखना है। और इसके बाद में 11वां प्रश्न आता है, केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई आपका जो सीपीयू है वो इनपुट आउटपुट तथा प्रोसेसिंग क्रियाओं को नियंत्रित करता है, इस तरह से ध्यान रखना है। और इसके बाद में अगला 12वां प्रश्न है, स्कैनर एक डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है स्कैनर। स्कैनर को स्कैन करेंगे कुछ भी उसमें स्कैनर में, तो वो हमें कंप्यूटर के अंदर दिखाई देगा। अगर आउटपुट होता तो क्या होता? स्पीकर होता या फिर आपका प्रिंटर होता, तो वो क्या होता कि कंप्यूटर के अंदर से चीज़ें बाहर निकाल रहा है, आउटपुट हमें दे रहा है। तो ये यहाँ पर स्कैनर जो है वो होगा इनपुट, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में 13वां प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो सॉफ्टवेयर रूटीन्स का समूह है ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसके बाद में 14वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, इस बारे में ध्यान रखना है कि मदरबोर्ड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। 2018 में प्रश्न आया हुआ है, इसका आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में अब हम बात करते हैं 15वां प्रश्न है, डेस्कटॉप पर सबसे नीचे वाली बार क्या कहलाती है? तो टास्क बार कहलाती है। डेस्कटॉप जो कंप्यूटर होता है उसमें नीचे ही आप इधर पट्टी देखेंगे, एक पट्टी से इधर मेंशन करी हुई होगी सबसे नीचे, तो वो कहलाती है टास्क बार। और इसके बाद में अगला प्रश्न है, GUI का पूरा नाम क्या है? GUI का पूरा नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, आपको नाम ध्यान रखना है, फुल फॉर्म के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और इसके बाद में देखिए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? तो लिनक्स इसका उदाहरण रहता है। और इसके बाद में 18वां प्रश्न है, MS वर्ड क्या है? तो एक वर्ड प्रोसेसर है MS वर्ड। और 19वां प्रश्न है, एप्लीकेशन विंडो में क्या होता है? तो फॉर्मेटिंग टूल बार होता है, मेन्यू बार भी होता है, स्टैंडर्ड टूल बार होता है, उपयुक्त सभी रहते हैं, तो उपयुक्त सभी आपको इसका आंसर डालना है। इसके बाद में 20वां प्रश्न है, स्पेलिंग चेक करने के लिए कुंजी पटल पर कौन सी कुंजी होती है कि स्पेलिंग हमारी सही है या गलत है? तो इसका उत्तर आपको F7 ध्यान रखना है। दस्तावेज के 21वां प्रश्न देखिए, दस्तावेज के प्रथम अक्षर को सुंदर तथा आकर्षण बनाने हेतु किस विकल्प का चयन करना पड़ता है? तो ड्राफ्ट कैप का चयन हम करते हैं। और इसके बाद में 22वां प्रश्न देखिए, किसी फाइल को खोलने के लिए कुंजी पटल पर कौन से शॉर्टकट कुंजी होती है किसी फाइल को खोलने के लिए? तो Ctrl+O हम दबाएंगे तो फाइल ओपन हो जाएगी। और इसके बाद में 23वां प्रश्न देखिए, किसी दस्तावेज को कट करने के लिए कुंजी पटल पर कौन से शॉर्टकट कुंजी होती है? तो शॉर्टकट कुंजियों के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें Ctrl+X आपको ध्यान रखना है, आपको दस्तावेज को कट करने के लिए। और इसके बाद में 24वां प्रश्न है, किसी दस्तावेज के सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए कुंजी पटल पर कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है? आपका जो भी टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करने के लिए
कंट्रोल ए आपको प्रेस करना है, ऑप्शन है इसका सही रहेगा 24वें का, कंट्रोल ए आपको उत्तर करना है। और इसके बाद में अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किसका उदाहरण है? तो माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल है वो स्प्रेडशीट का उदाहरण है। 26वां प्रश्न है एक्सेल की वर्कशीट में पंक्तियों की संख्या कितनी रहती है? तो 65,536 यहाँ पर पंक्तियाँ रहती है एक्सेल की वर्कशीट में। और 27वां प्रश्न है एक्सेल में बनी किसी भी फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? मतलब कि कोई फाइल हमने बना ली है तो वो किस फॉर्मेट में बाहर निकलेगी? तो XLS आपको ध्यान रखना है, .xls में बाहर निकलेगी। मतलब कि जैसे हमने कोई फ़ोटो ली तो फ़ोटो हमारी JPG में रहती है, या फिर कोई हमने PDF बनाई तो वो PDF उधर लिखा हुआ रहता है, तो उसी तरह यहाँ पर XLS लिखा हुआ होगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका 28वां प्रश्न देखिए, किसी भी सेल का एड्रेस वर्कशीट कौन से बॉक्स में आता है? तो नेम बॉक्स में आता है। 29वां प्रश्न देखिए, एक्सेल में पेस्ट करने के लिए कौन सी कुंजी संयोजन का काम लिया जाता है? तो कंट्रोल V हम क्या करेंगे पेस्ट करने के लिए। और इसके बाद में 30वां प्रश्न है, नई वर्कबुक खोलने के लिए कौन सा कमांड है? तो कंट्रोल N दबाएंगे तो न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। न्यू फाइल के लिए कंट्रोल N आपको प्रेस करना है। इसके बाद में 31वां प्रश्न है, सीट में रखे डेटा का जोड़ करने के लिए टूल बार पर जो चिन्ह प्रदर्शित होता है वह कौन सा है? सिग्मा आपको ध्यान रखना है, डेटा के जोड़ के लिए टूल बार पर चिन्ह प्रदर्शित होता है सिग्मा। और इसके बाद में 32वां प्रश्न देखिए, किसी फाइल को एक्सेल में सेव करने के लिए कौन से कुंजी संयोजन का इस्तेमाल किया जाता है? तो कंट्रोल S आपको ध्यान रखना है फाइल को सेव करने के लिए। और इसके बाद में फंक्शन कमांड कौन से मेन्यू में पाया जाता है? तो टूल्स मेन्यू में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है फंक्शन कमांड। और 34वां प्रश्न है, किसी सेल से ऊपर जाने के लिए कौन सी की का उपयोग करते हैं? किसी सेल से ऊपर जाने के लिए तो अप एरो की का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से ये कुछ MCQs आपको ध्यान रखने हैं आपकी एग्जाम तैयारी के लिए। और अब हम बात करते हैं शॉर्ट नोट्स के बारे में, जिससे हमारा ये यूनिट की तैयारी कंप्लीट हो पाएगी। 7 नंबर का यूनिट है, तो 7 नंबर के लिए आइए कुछ महत्वपूर्ण जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको और हम देख लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कंप्यूटर क्या है, इस बारे में प्रश्न आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम अपरिष्कृत आंकड़े देकर के प्रोग्राम के नियंत्रण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तित कर सकते हैं। अंग्रेजी में कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर का विकास हुआ, जिसका अभिप्राय गणना करना होता है। कंप्यूट का अर्थ क्या है? गणना करना। किंतु आज इसका कार्य गणना ही नहीं अपितु सूचना देना, तदनुसार उस सूचना को प्रोसेस करना भी है। तो इस तरह से ये इस कंप्यूटर के बारे में परिभाषिक तौर पर आपको ये कुछ बिंदु ध्यान रखने हैं। बाद में दोस्तों बात करते हैं डेटा क्या होता है इसके बारे में। तो डेटा को दोस्तों नॉर्मली हम क्या समझेंगे कि इंटरनेट का पेक डेटा होता है, पर ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर दोस्तों डेटा का अर्थ होता है कुछ तथ्य, कुछ अंक, कुछ सांख्यिकी का समूह जिस पर प्रक्रिया करने से अर्थपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हो सके। तो सूचनाओं को डेटा कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चित्र, वीडियो, ऑडियो, फोटो, डॉक्यूमेंट आदि को भी डेटा कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। तो देखिए, कंप्यूटर हमारे द्वारा किए गए आंकड़ों या डेटा को लेकर के उन आंकड़ों पर किए गए निर्देशों के अनुसार काम करता है और हमें कार्यानुसार परिणाम प्रदान करता है। जिन निर्देशों के आधार पर कंप्यूटर काम करता है उन्हें हम कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो देखिए, GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयोगकर्ता को कंप्यूटर कमांड्स याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी विशेषता है, GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में माउस अथवा कीबोर्ड किसी भी तत्व को चुनकर के कमांड दिया जा सकता है। और तीसरी विशेषता है कि GUI से समय, श्रम व शक्ति की बचत होती है तथा आसानी से कम समय में अधिक कार्य सुविधाजनक तरीके से किया जा सकता है। चौथी विशेषता है कि GUI की सहायता से स्क्रीन पर एक साथ कई ओवरलैप्ड विंडोज प्रदर्शित की जा सकती है। और पांचवी विशेषता है कि उच्च स्तरीय ग्राफिकल तत्व जैसे मेन्यू, डायलॉग बॉक्स और लिस्ट, बटन आइकन, स्लाइड बार आदि प्रदर्शित किए जा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला मुख्य बिंदु आता है कंप्यूटर आरंभ करने की प्रक्रिया क्या है। तो जिनको कंप्यूटर आरंभ करने की प्रक्रिया नहीं पता है तो वो जान लेना है कि सर्वप्रथम यह सुनिश्चित आपको कर लेना है कि कंप्यूटर की पावर केबल सही स्थान पर लगी होनी चाहिए, उसमें विद्युत का प्रवाह भी हो रहा होना चाहिए। अपने CPU में पावर का ऑन स्विच, आपको स्विच को ऑन करना है और जब तक कंप्यूटर बूट हो आपको प्रतीक्षा करनी है। बूट होने के पश्चात कंप्यूटर का डेस्कटॉप आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये कंप्यूटर आरंभ करने की प्रक्रिया है। इसके बाद में बात करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। तो देखिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये दोनों मिलकर के एक संपूर्ण तंत्र का निर्माण करते हैं। कंप्यूटर तंत्र के अंतर्गत जो भी उपकरण, वस्तुएं, प्रोग्राम आदि आते हैं वे सभी या तो हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं या फिर सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो तथा इन दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है।
और यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। तो देखिए, कंप्यूटर सिस्टम के वे सभी भौतिक अथवा मूर्त भाग जिन्हें हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर आदि इसके अंतर्गत आते हैं। और अब दोस्तों बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। तो देखिए, कंप्यूटर से कार्य करवाने के लिए हमें कंप्यूटर को बताना होगा कि उसे क्या करना है, यानी कि कंप्यूटर को कमांड देना होगा, निर्देश देना होगा। इन निर्देशों को ही सॉफ्टवेयर कहते हैं। इन निर्देशों के समूह को प्रोग्राम भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं वर्कशीट के बारे में। तो देखिए, वर्कशीट का प्रश्न भी आया हुआ है कई बार परीक्षा में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जब हम एक्सेल प्रारंभ करते हैं, एक्सेल में आप वर्कशीट तैयार कर पाते हैं, तो एक वर्कबुक फाइल खुलती है जिसमें डेटा, फॉर्मूला, चार्ट आदि होते हैं। प्रत्येक वर्कबुक कई शीट से मिलकर के बनी होती है। प्रत्येक शीट वर्कशीट कहलाती है, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं ऑटो करेक्शन का। ऑटो करेक्ट किस प्रकार से आप कर पाएंगे। तो देखिए, वर्ड के अंतर्गत कुछ ऐसी सुविधाएं प्रदान की गई है जिसके द्वारा टाइप करने के दौरान अशुद्धियां स्वतः ही ठीक हो जाती है, त्रुटियों को हम ठीक कर पाते हैं। इस हेतु निम्न चरणों की पालना करनी पड़ती है। तो पहला बिंदु आपको ध्यान रखना है कि इंसर्ट टैब के क्विक पार्ट पर क्लिक आपको करना है और उसके पश्चात बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजेशन विकल्प का चयन करना है तथा उसमें उपस्थित विभिन्न बिल्डिंग ब्लॉक्स विकल्पों में से चाहे गए विकल्प पर क्लिक करना है। इससे वर्ड 2010 ऑटो टेक्स्ट की प्रविष्टियों को दर्जा देगा। तो ये बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं हेडर और फुटर क्या होता है। तो हेडर तथा फुटर दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठों के ऊपर व नीचे अंत में लिखे जाने वाला वाक्य, दिनांक, समय या कोई फॉर्मूला है, यह प्रत्येक पृष्ठ पर लागू होता है। इसके बाद में बात करते हैं कंप्यूटर बूटिंग क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना अथवा कंप्यूटर का स्टार्ट होना बूटिंग कहलाता है। बूटिंग के दौरान कंप्यूटर सिस्टम सभी जुड़े हुए हार्डवेयर को चेक करके सिस्टम को प्रभावी रूप से प्रारंभ करता है, कंप्यूटर को स्टार्ट कर देता है। डेस्कटॉप मोड पर हमारा कंप्यूटर जो है स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद में बात करते हैं एमएस वर्ड के बारे में। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित की गई प्रोसेसर है। इसका मुख्य कार्य दस्तावेज को संचालित करना है, जिसकी सहायता से साधारण दैनिक पत्र व्यवहार से लेकर के डेस्कटॉप पब्लिशिंग स्तर के कार्य सुविधापूर्वक किए जा सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं अंडू और रीडू के बारे में। तो देखिए, इसके द्वारा हम हमारे द्वारा दिए गए कुछ अंतिम परिवर्तनों को पहले की तरह वापस ला सकते हैं अंडू के द्वारा, है ना। इस हेतु हम टाइटल बार में प्रदर्शित ये इस तरह का निशान होता है पर क्लिक आपको करना है और कीबोर्ड की सहायता से कंट्रोल या जेड को दबाएंगे तब भी वो बैक चला जाएगा, यानी कि एक स्टेप पीछे चला जाएगा, है ना। अंडू की से एक स्टेप पीछे और रीडू से एक स्टेप वापस वहीं पर आ जाएगा। यानी कि अंडू द्वारा किए गए सभी परिवर्तनों को रीडू के द्वारा वापस लाया जा सकता है। यानी कि अगर हम अंडू लगा करके एक स्टेप पीछे गए हैं तो रीडू लगाते ही आप वापस से उसी स्टेप पर आ जाएंगे जो आप स्टेप अपने पीछे किया है। तो ये इसका जो आपको की ध्यान रखना है, कंट्रोल वाई यहाँ पर रहता है और इसका मार्क भी आपको ध्यान रखना है। इस तरह से ये मार्क यहाँ पर है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं सेव और सेवेज में अंतर क्या है, ये भी प्रश्न आया हुआ है। तो देखिए, सेव के बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए हम किसी नए दस्तावेज को कंप्यूटर में सुरक्षित कर सकते हैं, सेव का पता है आपको। पर सेवेज देखिए, इसके द्वारा हम पहले से सुरक्षित दस्तावेज को किसी अन्य स्थान पर अन्य नाम से अथवा समान नाम से सुरक्षित कर सकते हैं सेव एज में। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में बात करते हैं हाइपर लिंक के बारे में। तो देखिए, कुछ जो इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं वो भी मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो उसी तरह से ये हाइपर लिंक है। दो या दो से अधिक डॉक्यूमेंट्स अथवा एक ही दस्तावेज के पृष्ठों के मध्य संबंध स्थापित करने हेतु हाइपरलिंक विकल्प का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना है। हाइपरलिंक निम्न चरणों में पूरा होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो देखिए, पहला चरण है हाइपरलिंक निर्माण हेतु सर्वप्रथम हम उस शब्द अथवा अक्षर का चयन करेंगे जिसको हमें हाइपरलिंक करना है। दूसरी बात, इंसर्ट टैब में हाइपरलिंक विकल्प को चयन करेंगे तो हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। उस फाइल का चयन करेंगे जिसको हम हाइपरलिंक करना चाहते हैं तथा ओके बटन आपको दबाना है। तीसरा बिंदु आपको ध्यान रखना है कि हमारे द्वारा चयनित शब्द अथवा अक्षर दस्तावेज एक हाइपरलिंक के रूप में दिखेगा, जिस पर हम कंट्रोल की प्रेस करना है आपको और उससे संबंधित दस्तावेज आपका ओपन हो जाएगा। अभी दोस्तों समय की कमी के चलते हम इनको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वरना देखिए एक यूनिट को क्लियर करने में लगभग 2 से 3 घंटे लग जाते। पूरा आपको कंप्यूटर पर अगर मैं समझाता सारा डिटेल में तो काफ़ी टाइम उसमें लग जाता, पर अभी देखिए कम समय है तो हम कुछ बिंदुओं को ही ध्यान रखेंगे ताकि हमारा पेपर क्लियर हो जाए। और अगला बिंदु दोस्तों बात करते हैं एमएस एक्सेल को प्रारंभ करने के बारे में। तो देखिए, दो तरीके हैं। पहला तरीका देखिए इसका कि कार्य पट्टिका यानी कि टास्क बार को स्टार्ट बटन पर माउस सूचक या माउस पॉइंटर को ले जाकर के क्लिक आपको करना है। दूसरा, एक पॉपअप मेन्यू यहाँ पर खुलेगा जिसमें प्रोग्राम ऑल विकल्प का चयन आकर के एमएस ऑफिस यहाँ पर आएगा।
एमएस ऑफिस विकल्प का चयन करने के पश्चात में मेन्यू में आकर के एक्सेल विकल्प दिखाई दे रहा है, उस पर बाएं माउस से क्लिक आपको करना है और एक्सेल आपका प्रारंभ हो जाएगा। या फिर दूसरा जो आपके सामने ऑप्शन आता है, दूसरा तरीका, तो डेस्कटॉप पर प्रदर्शित विभिन्न आइकॉन में से एक्सेल आइकॉन पर माउस की सहायता से 2 बार बाएं माउस बटन से क्लिक करने पर एक्सेल ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में ये कहा गया है कि अगर आपके पास में देखिए मोबाइल ऐप जो है, आपके डेस्कटॉप पर जो मोबाइल ऐप है उन पर आप सिंपली क्लिक करते ही आपके सामने पूरा ऐप ओपन हो जाता है। और अगर आपके पास वहाँ पर ऐप में सेटिंग वगैरह में वहाँ पर नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, अलग एप्लीकेशन में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, वहाँ पर नीचे जाने के बाद में आप उनको ढूंढेंगे। तो यही यहाँ पर बताया गया है। एक तरीका तो सिंपल तरीका ये है कि डेस्कटॉप में जो एप्लीकेशन वहाँ पर होगी एमएस एक्सेल की, तो उस पर क्लिक करते ही 2 बार आपको बाएं माउस से क्लिक करना है, तो आपके सामने ओपन हो जाएगा। या फिर आपको क्या करना है, ऑल प्रोग्राम में आप जाएंगे, ऑल ऑप्शन पर, तब आपके सामने एमएस ऑफिस आएगा, फिर वहाँ पर दोस्तों आपके सामने एमएस एक्सेल आ जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस दोनों बताए गए हैं, दोनों तरीके आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं एमएस एक्सेल में फंक्शन किस प्रकार से रहते हैं। तो फंक्शन वे होते हैं जो किसी एक कार्य को करने के लिए परिणाम दर्शाते हैं। फंक्शन में हम कुछ आर्ग्यूमेंट्स कर देते हैं जिन पर फंक्शन द्वारा कार्य किया जाता है, वो परिणाम दर्शाते हैं। इनको देखने के लिए इंसर्ट मेन्यू में से फंक्शन पर क्लिक करते हैं। एक्सेल में काम करने वाले कुछ महत्वपूर्ण फंक्शन देख लीजिए, MAX, MIN, SUM, एवरेज यहाँ पर देख लीजिए, और COUNT आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों अगला महत्वपूर्ण बिंदु आता है कंप्यूटर का शिक्षा में क्या उपयोग है। तो देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बहुत ही प्रभावी रूप से हो रहा है। कक्षा में विज्ञान परियोजनाओं के निर्माण, रिपोर्ट तैयार करने में, जानकारी एकत्रित करने में तथा अंतरक्रिया अधिगम पूल के रूप में कंप्यूटर का प्रचलन बढ़ा है। कंप्यूटर का उपयोग शिक्षक के पूरक के रूप में किया जा रहा है। शिक्षक की तरह ही हम यहाँ पर पूछ सकते हैं, हमें जानकारी जो चाहिए होती है उसको सर्च कर सकते हैं। कंप्यूटर का उपयोग शिक्षक के पूरक के रूप में किया जा रहा है। और कंप्यूटर आधारित शिक्षण के अंतर्गत ऐसे अनेक सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जो विभिन्न विषयों की क्रमबद्ध जानकारी देते हैं। मल्टीमीडिया यानी कि ध्वनि, चित्र, एनिमेशन या वीडियो से युक्त सीबीटी सॉफ्टवेयर किसी भी विषय को प्रभावी ढंग से समझाने में बहुत उपयोगी है। आजकल इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन लर्निंग एवं ट्रेनिंग संभव हो पाई है। जिस तरह से आप मेरे ये वीडियोस देख पा रहे हैं, तो काफ़ी हद तक हमें इंटरनेट से सुविधा हुई है। हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं हमें सीखने के लिए यहाँ पर सहायता मिली है। अगली बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम है जो किसी भी कंप्यूटर के समस्त कार्यकलापों को नियंत्रित तथा समन्वित करता है। कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर संसाधन जैसे मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइस को व्यवस्थित करने के लिए बनाया गया है। यह व्यवस्थित रूप से जमे हुए सॉफ्टवेयर तथा ड्राइवर का समूह होता है जो कि कंप्यूटर के विभिन्न घटकों तथा कंप्यूटर रिसोर्सेज को नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी देख लीजिए। तो देखिए, पहला कार्य क्या है कि फाइल सिस्टम को नियंत्रित करना, फाइल बनाना, फाइल को कंप्यूटर मेमोरी में व्यवस्थित करना, उसमें परिवर्तन तथा लेखा जोखा रखना और डिलीट करना, फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी करना, इतने सारे कार्य इसके रहते हैं। और अब हम बात करते हैं प्रक्रिया के बारे में। तो देखिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तथा अन्य कार्यक्रमों को चलाना और उनके अनुरूप हार्डवेयर को व्यवस्थित करना तथा गणनाएं करना तथा कंप्यूटर को समुचित रूप से चलाना इनका कार्य रहता है। और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में मध्यस्थता स्थापित करना भी ये इसका कार्य रहता है। इसके बाद में बात करते हैं डेस्कटॉप क्या होता है। तो देखिए, बूटिंग के पश्चात कंप्यूटर मॉनिटर पर दिखाई देने वाली स्थिर स्क्रीन को डेस्कटॉप कहते हैं। इसके 4 घटक होते हैं। पहला होता है, इसमें आइकॉन होते हैं, टास्क बार होता है, बैकग्राउंड होता है और सक्रिय विंडो यहाँ पर रहता है। तो ये होती है डेस्कटॉप के बारे में जानकारी रखनी है। कंप्यूटर को जब हम ओपन करते हैं, तो ओपन करते ही सबसे पहले डेस्कटॉप ओपन होता है, जहाँ पर कुछ जो आइकॉन्स हम पहले से सिलेक्टेड रखते हैं, तो वो आइकॉन्स शो होते हैं। टास्क बार नीचे दिया हुआ होता है, ऊपर नीचे ना, और यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड होता है। बैकग्राउंड पिक्चर अगर हम खुद से सिलेक्टेड रहते हैं या फिर वॉलपेपर सेलेक्ट करके रखते हैं, और सक्रिय विंडो अगर हमने कोई चला रखी है, तो वो यहाँ पर नीचे आपके सामने शो होगी। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं, अगला महत्वपूर्ण बिंदु आता है वर्ड प्रोसेसर क्या होता है या शब्द संसाधन क्या होता है। तो दैनिक जीवन के कई सारे साधारण कार्य जैसे पत्र लिखना, रिज्यूम बनाना, किसी भी प्रकार का दस्तावेज बनाना, रिपोर्ट आदि बनाने में जो अधिक समय लगता है, वह किसी भी कंप्यूटर आधारित वर्ड प्रोसेसर द्वारा आसानी से किया जा सकता है। उसमें वांछित परिवर्तन भी किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, वर्ड प्रोसेसर दैनिक जीवन के व्यवहारिक और व्यावसायिक कार्यों को आसान करता है। ये आपको ध्यान रखना है। वर्ड प्रोसेसर से क्या क्या लाभ है उसके बारे में आइए बात करते हैं। तो देखिए, पहला लाभ है, इसमें फ़ॉन्ट का आकार और प्रकार भी बदला जा सकता है। पृष्ठ क्रमांक, शीर्ष लेख और बॉटम लेख को भी शामिल किया जा सकता है, जिसकी सहायता से वर्तनी की जांच की जा सकती है और वर्तनी के सुधार को पूरे दस्तावेज में
स्वचालित रूप से किया जा सकता है। और तीसरे नंबर पर है पाठ स्तंभ शैली में स्वरूपित किया जा सकता है तथा सारणी को भी बनाया जा सकता है। चौथे नंबर पर है पाठ में शब्द के साथ चित्र में तस्वीरें मिश्रण करने के लिए उपयोगकर्ता को अनुमति देता है। पाँचवें नंबर पर विशेषता है वर्ड प्रोसेसर मेल मर्ज की सुविधा भी प्रदान करता है। और छठे नंबर पर है इसकी विशेषता है वर्ड प्रोसेसर में मैक्रोज बनाने की सुविधा भी होती है। इसके बाद में बात करते हैं प्रिंट क्या होता है। तो देखिए इस मेन्यू का उपयोग करके हम संपूर्ण दस्तावेज अथवा चुनिंदा पृष्ठों को प्रिंट करके कागज पर छाप सकते हैं। प्रिंटर द्वारा प्रिंट निकालने के क्या ये चरण रहते हैं, किस प्रकार से हम किसी पेज को प्रिंट कर सकते हैं, तो उसके बारे में देखिए। पहला बिंदु आपको ध्यान रखना है कि प्रिंटर का सबसे पहले आपको चुनाव करना होता है। कोई आपने फॉर्म फिलअप किया है या कोई पिक्चर आपको प्रिंट करनी है, तो उसके लिए देखिए सबसे पहले आपको प्रिंटर का चुनाव करना है। उसके बाद में पृष्ठों की सीमा का निर्धारण करना है कि कितने पृष्ठ आपको प्रिंट करने हैं। उसके बाद में प्रतियों की संख्या तय करनी है। पृष्ठों की सीमा देखिए जो पेज आपको प्रिंट करने हैं उनकी संख्या, और प्रतियां मतलब कि कितने प्रिंट आपको निकालने हैं, कितनी कॉपियां उसकी करनी है। और प्रिंट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपका जो दस्तावेज है वो प्रिंट आपका हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं, अगला एक बिंदु है छोटा सा, कंप्यूटर कौन सी इकाइयों से मिलकर बना होता है। तो कंप्यूटर के लिए इनपुट यूनिट महत्वपूर्ण रहता है, स्टोरेज मेमोरी यूनिट रहता है और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रहता है। तो तीन इन यूनिटों से मिलकर के कंप्यूटर बना है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं, अगला महत्वपूर्ण बिंदु आता है शिक्षा में एक्सेल का उपयोग क्या है। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का उपयोग डेटा भंडारण तथा गणनाओं के लिए किया जाता है। एक्सेल में डेटा भंडारण इकाई एक सेल होती है। यह एक सारणी के रूप में दिखाई देती है। गणितीय तथा सांख्यिकी कार्यों को करने में इसका विशेष उपयोग होता है। शिक्षक अपनी कक्षा में आंकड़ों के साथ चार्ट को भी दर्शा करके प्रभावी शिक्षण कर सकते हैं। कक्षा में उपस्थित पत्रक का निर्माण तथा उसकी गणनाएं कम समय में की जा सकती है। मार्कशीट, मेरिट लिस्ट तथा परीक्षा परिणाम संबंधित अन्य गणनाएं बहुत ही कम समय में तथा प्रभावी रूप से की जा सकती है। आंकड़ों को कक्षा में सारणी के तौर पर प्रदर्शित करके शिक्षण के और अधिक प्रभावी हम बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर शिक्षा में एक्सेल का प्रयोग हुआ। और इसके बाद में बात करते हैं वर्ड प्रोसेसर का शिक्षा में क्या उपयोग रहता है। तो देखिए शब्द संसाधन शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला सॉफ्टवेयर बन गया है ये आपका वर्ड प्रोसेसर। इसमें देखिए शिक्षकों और छात्रों के लिए कई तरह के फायदेमंद हैं। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अध्यापकों तथा विद्यार्थियों को लिखित दस्तावेजों को तैयार करने में उचित मदद करते हैं। इसका प्रयोग अध्यापक अपने शिक्षण पाठों को तैयार करने में, सहायक सामग्री का निर्माण करने में, विद्यार्थियों के द्वारा कराए गए अभ्यास कार्य में, पुनरावृत्ति कार्य में, गृह कार्य में आदि में अच्छी तरह से कर सकता है इसका उपयोग। और विद्यार्थी भी अपना अभिन्यास कार्य, गृह कार्य और प्रोजेक्ट आदि से संबंधित कार्यों को लिखित दस्तावेजों के रूप में तैयार कर सकते हैं। अपने अध्ययन हेतु आवश्यक नोट्स बना सकते हैं तथा अपने साथियों के साथ लिखित दस्तावेजों के माध्यम से अपने अभिन्यास, प्रोजेक्ट कार्य तथा नोट्स के बारे में आवश्यक विचार विमर्श भी कर सकते हैं और सहयोग तथा मंत्रणा भी कर सकते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर इनका शिक्षा में प्रयोग आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं कंप्यूटर की सीमाएं भी आपको ध्यान रखनी है। तो बुद्धिमत्ता की कमी रहती है कंप्यूटर में, सामान्य बोध की कमी रहती है। कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं कर सकता है, जब हम उसको कमांड देते हैं तभी वो अपना कार्य करता है और आत्मरक्षा करने में अक्षम होता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा उदाहरण लेकर के हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए हमने मान लो कोई ईमेल क्रिएट करी है, उस ईमेल की मैंने पासवर्ड लगा दिए। अब अगर आपको पासवर्ड पता है तो आप उस ईमेल को खोल सकते हो। अगर यहाँ पर देखिए कंप्यूटर ये नहीं देखता है कि ईमेल किसकी है, उस बंदे से ही खुलेगी, इस तरह से नहीं देखता है। ईमेल यहाँ पर पासवर्ड को वो देखता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आत्मरक्षा करने में ये अक्षम रहता है। तो ये कुछ दोस्तों आपको इस यूनिट में ध्यान रखने हैं। इस यूनिट में दोस्तों और भी टॉपिक्स हैं, जैसे कॉपी पेस्ट करना, जो कि आपको नॉर्मली पता है। कॉपी करना क्या होता है कि किसी दस्तावेज को आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है, उसको सिलेक्ट करके आपने कॉपी कर लिया। पेस्ट करना मतलब जो कॉपी हमने मैटर किया है उसको किसी दूसरी जगह पर पेस्ट करना, उसको सेम टू सेम वहाँ पर कॉपी कर देना। और अगर आपके सामने कट का ऑप्शन आता है, तो कट का मतलब कि जो हमने सिलेक्टेड मैटर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जो हमने हटाना है उसको सिलेक्ट करके कट कर देंगे तो वो हट जाएगा। और यहाँ पर पेस्ट करते ही वो पेस्ट हो जाएगा वापस से। तो ये कुछ नॉर्मल जो डिटेल्स हैं वो आप ऑलरेडी जानते हैं, मोबाइल यूजर हैं तो सबको पता है। इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको इस यूनिट में ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अगले यूनिट के बारे में। चौथा यूनिट आपके 4 नंबर का है और 4 नंबर के लिए कौन-कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको। देखिए पावर पॉइंट के बारे में पढ़ना है, इंटरनेट के बारे में पढ़ना है, मल्टीमीडिया कंप्यूटर के रख-रखाव के बारे में आपको पढ़ना है। सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एमसीक्यूज़ को लेकर के, जो 4 ऑप्शन वाले प्रश्न हैं, उनको लेकर के हम बात करते हैं। फिर इसके बाद में हम शॉर्ट नोट्स को देखेंगे। देखिए दोस्तों पहला प्रश्न इसका आता है, स्लाइड बनाने के लिए साधारणतया प्रयोग में लाए जाने वाला टूल या सॉफ्टवेयर पैकेज कौन-सा है? तो पावर पॉइंट आपके स्लाइड बनाने के काम में आता है। दूसरा प्रश्न है, पावर पॉइंट का प्रयोग किया जाता है। तो पावर पॉइंट का प्रयोग हम प्रेजेंटेशन बनाने में करते हैं।
प्रेजेंटेशन बनाने में। यहाँ पर इसने मिस्टेक कर दी है, आपको ध्यान रखना है पावर पॉइंट का प्रयोग प्रेजेंटेशन बनाने में करते हैं। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है MS पावर पॉइंट का पूरा नाम क्या है। तो पावर पॉइंट का जो पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में चौथा प्रश्न है पावर पॉइंट है AUI, आपको ध्यान रखना है पावर पॉइंट AUI है। और पांचवा प्रश्न है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के कितने व्यू होते हैं। तो 3 व्यू होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के। इसके बाद में छठा प्रश्न आता है पावर पॉइंट किसका हिस्सा होता है। तो पावर पॉइंट जो है MS ऑफिस का हिस्सा होता है। सातवां प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्रस्तुतिकरण प्रोग्राम है। तो ये पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण प्रोग्राम है। आठवां प्रश्न है पावर पॉइंट में कौन सा ऑब्जेक्ट स्लाइड पर लाया जा सकता है। तो आठवें प्रश्न में आपको उपरोक्त सभी ध्यान रखना है, चित्र भी लाया जाता है, ग्राफ भी लाया जाता है, टेक्स्ट भी लाया जाता है, तो उपरोक्त सभी आपको इसका उत्तर करना है। इसके बाद में नवा प्रश्न आता है पावर पॉइंट दस्तावेज में पृष्ठ संख्या, फुटनोट, तस्वीर, फ्रेम आदि सम्मिलित कराते हैं। ये प्रश्न देखिए दोस्तों इंसर्ट टैब के द्वारा करवाते हैं, इसमें ये 2015 में प्रश्न आया हुआ है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में 10वां प्रश्न है स्लाइड सॉर्टर व्यू के द्वारा हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें आपको 10वें प्रश्न में ध्यान रखना है कि सभी स्लाइड्स को एक साथ मिनिएचर फॉर्म में देख सकते हैं, मिनिएचर छोटे फॉर्म में देख सकते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू के द्वारा। और इसके बाद में 11वां प्रश्न देखिए, 11वें प्रश्न में आपको ध्यान रखना है कि MS पावर पॉइंट में स्लाइड्स की प्रस्तुतिकरण को कार्यरत रूप में देख सकने का शॉर्टकट की क्या है। 11वें प्रश्न में ध्यान रखना है Shift+F5 आपको शॉर्टकट की ध्यान में रखनी है। इसके बाद में 12वां प्रश्न है डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के लिए कमांड क्या है। तो Ctrl+C आप डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के लिए कमांड देंगे तो डॉक्यूमेंट आपका कॉपी हो जाएगा। और इसके बाद में 13वां प्रश्न देखिए, डॉक्यूमेंट को कट करने के लिए आप क्या कमांड देंगे। डॉक्यूमेंट को कट करने के लिए Ctrl+X आप कमांड देते ही आपका डॉक्यूमेंट कट हो जाएगा, उस जगह से रिमूव हो जाएगा और स्ट्रीम में सेव हो जाएगा। और इसके बाद में देखिए 14वां प्रश्न, डॉक्यूमेंट को पेस्ट करने के लिए कमांड क्या है। तो Ctrl+V आपका डॉक्यूमेंट को पेस्ट करने का कमांड रहता है। इसके बाद में 15वां प्रश्न देखिए, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी की उपयुक्त रहती है। तो आपको ध्यान रखना है 15वें प्रश्न में Ctrl+B यहाँ पर ये की रहता है। Ctrl+B आपके टेक्स्ट कोई भी लिखा हुआ है उसको सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर बोल्ड हो जाएगा। इसके बाद में 16 प्रश्न देखिए, 16 प्रश्न है डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी की प्रयोग में लाई जाती है। तो Ctrl+S आपको ध्यान रखना है डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। इसके बाद में 17वां प्रश्न है डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए क्या शॉर्टकट है। तो Ctrl+F4 आप जो भी डॉक्यूमेंट ओपन कर रखे हैं उसको बंद करने के लिए आप कंट्रोल की दबाएंगे और इसके साथ में F4 आप दबाते ही आपका जो डॉक्यूमेंट है वो बंद हो जाएगा। इसके बाद में 18वां प्रश्न है किसी डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है। तो Ctrl+O आप दबाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट जो भी आप सेलेक्ट करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपने कोई भी डिलीट कर दिया या कोई भी स्टेप आप आगे बढ़े उसको वापस से उसी जगह पर लाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है। अंडू करने का शॉर्टकट की क्या है। तो Ctrl+Z आप अंडू कर पाएंगे Ctrl+J दबा करके। इसके बाद में हम बात करते हैं 20वां प्रश्न देखिए, सिलेक्ट करे गए मद को अंडरलाइन करने के लिए जो लाइन आपने सेलेक्ट करी है उसको अंडरलाइन करने के लिए क्या शॉर्टकट की है। तो Ctrl+U आपको प्रेस करना है और आपने जो टेक्स्ट सेलेक्ट करा है तो वो अंडरलाइन हो जाएगा। 21वां प्रश्न देखिए, डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेने के लिए शॉर्टकट क्या है। तो प्रिंट के लिए Ctrl+P सिंपली आप दबाएंगे, कंट्रोल आपका जो डॉक्यूमेंट है वो जो फाइल है वो प्रिंट के लिए तैयार हो जाएगी और प्रिंट के ऑप्शंस वहाँ पर शो हो जाएंगे। इसके बाद में 22वां प्रश्न है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पावर पॉइंट की फाइलों का एक्सटेंशन क्या है। तो यहाँ पर रहता है .ppt आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में 23वां प्रश्न देखिए, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने को क्या कहते हैं। तो 23वें प्रश्न में आपको ध्यान रखना है मॉड्यूलेशन कहा जाता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को। इसके बाद में 24वां प्रश्न है मोडेम का पूरा नाम। तो मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन इसकी फुल फॉर्म रहती है, मोडेम की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में 25वां प्रश्न देखिए, कंप्यूटर सिग्नल को टेलीफोन के तारों के माध्यम से भेजने के लिए कौन सा डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है। तो मोडेम इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में 26वां प्रश्न है वह यंत्र जो सिग्नल को बदलने में काम आता है तो मोडेम कहलाता है। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं 27वां प्रश्न, मोडेम में स्थापित सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। तो फर्मवेयर कहा जाता है मोडेम में स्थापित सॉफ्टवेयर को। और 28वां प्रश्न है नेटवर्क का सबसे छोटा स्वरूप क्या है। तो लेन नेटवर्क का सबसे छोटा स्वरूप है, आपको ध्यान रखना है 2019 में आया हुआ है, इस बार भी आ सकता है। अगला 29वां प्रश्न है लेन का भौगोलिक दायरा कितनी दूर तक फैला है। तो लेन का जो भौगोलिक दायरा है वो फैला है छोटी दूरी तक।
और दूसरा ऑप्शन ध्यान रखना है यहाँ पर। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क का प्रकार नहीं है? तो NAN नेटवर्क का प्रकार नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शन है जिसमें LAN, WAN, MAN, ये सभी नेटवर्क के प्रकार हैं और NAN नेटवर्क का प्रकार नहीं है। इसके बाद में 31वां प्रश्न है, WAN, WAN का अर्थ क्या है? तो वाइड एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म रहती है WAN की। इसमें देखिए नेटवर्किंग MAN में क्या अर्थ है? नेटवर्किंग जो MAN है इसकी फुल फॉर्म देखिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, आपको ध्यान रखना है। 2018 में ये प्रश्न आया हुआ है। इसके बाद में देखिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का माध्यम क्या है? 33वां प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का माध्यम है डिजिटल करेंसी, क्रेडिट कार्ड, ई कैश। उपरोक्त सभी आपको ध्यान रखना है कि सभी जो है इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के माध्यम है। इसके बाद में 34वां प्रश्न है, ईमेल क्या है? ईमेल की फुल फॉर्म ऑनलाइन कम्युनिकेशन रहती है ईमेल में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। 35वां प्रश्न देखिए, इंटरनेट की मदद से व्यापार करना क्या रहता है? ई कॉमर्स, आपको ध्यान रखना है। इंटरनेट की मदद से व्यापार करने को ई कॉमर्स कहते हैं। 2019 में प्रश्न आया है, 2017 में प्रश्न आया है, बार बार रिपीट हो रहा है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में देखिए 36वां प्रश्न, कंप्यूटर नेटवर्किंग के प्रकार का उदाहरण क्या है? तो LAN भी प्रकार है, WAN भी है नेटवर्क का प्रकार, MAN भी है। अभी मैंने ऊपर ही बताया था LAN, WAN और MAN, इस तरह से तीनों रहते हैं। उपरोक्त सभी आपको उत्तर करना है। इसका 2016 में प्रश्न आया हुआ है, इस बार भी आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में देखिए 37वां प्रश्न, नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेटवर्क का जो मुख्य उद्देश्य है वो साधनों का साझा उपयोग करना, कम्युनिकेशन करना, विश्वसनीयता बनाए रखना और उपरोक्त सभी आपको ध्यान रखना है कि सभी काम नेटवर्क के मुख्य उद्देश्य रहते हैं। और 38वां प्रश्न है, मल्टीमीडिया में क्या रहता है? मल्टीमीडिया में टेक्स्ट की सुविधा रहती है, ऑडियो की सुविधा रहती है, ग्राफिक्स की सुविधा रहती है। उपरोक्त सभी आपको ध्यान रखना है, मल्टीमीडिया में काम होते हैं। इसके बाद में 39वां प्रश्न है, URL की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, आपको ध्यान रखना है। 39 में ब आपका उत्तर रहेगा। और इसके बाद में 40वां प्रश्न है, वेबसाइट का नाम निम्नलिखित में से कहलाता है? URL आपकी वेबसाइट का नाम कहलाता है। और इसके बाद में 41वां प्रश्न है, शिक्षण संस्थाओं के लिए वेबसाइट का एक्सटेंशन क्या कहलाता है? एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट्स में ज़्यादातर EDU आपको लिखा हुआ मिलेगा शिक्षण संस्थानों के लिए। और इसके बाद में 42वां प्रश्न है, अगर आप अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को फाइल भेजते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहेंगे अपलोडिंग। अगला 43वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक ब्राउज़र नहीं है? पहला ऑप्शन है मोजिला फायरफॉक्स भी है, गूगल क्रोम भी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, ओपन इंटरनेट नहीं है। तो कौन सा ब्राउज़र नहीं है? तो ओपन इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। बाकी के 3 मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है एक ब्राउज़र के अंतर्गत गिने जाते हैं। इसके बाद में 44वां प्रश्न है, वेबसाइट बनाने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो वेबसाइट बनाने के लिए HTML भाषा का प्रयोग किया जाता है। HTML आपको यहाँ पर ध्यान रखना है 44वें प्रश्न में। और इसके बाद में 45वां प्रश्न है, गूगल क्रोम का एक उदाहरण है वेबप्रस्ट, वेब संकलन, वेब लिंक, वेब ब्राउज़र। तो गूगल जो क्रोम है वो वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। 45वें में द आपको ध्यान रखना है कि गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। इसके बाद में 46वां प्रश्न देखिए, HTML का फुल फॉर्म, HTML की फुल फॉर्म क्या होगी? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट रहेगा। इसके बाद में 47वां प्रश्न देखिए, किसका उद्देश्य कंप्यूटर में वायरस की प्रवेश को रोकना व फैलाने से बचाना है? तो यहाँ पर इसका उत्तर आपका रहने वाला है 47 का ब। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कंप्यूटर में वायरस को फैलने से रोकते हैं और कंप्यूटर को वायरसों से बचाते भी हैं। इस तरह से ध्यान रखना है। 48वां प्रश्न है, आजकल वायरसों के फैलने का मुख्य जरिया क्या है? तो आजकल जो वायरस फैलते हैं वो इंटरनेट के माध्यम से फैलते हैं। 49वां प्रश्न है, सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? तो फेसबुक आपको नाम ध्यान रखना है, सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट। इस तरीके से ये कुछ MCQs हैं जो आपको चौथे यूनिट के लिए ध्यान रखने हैं। और अब हम बात करते हैं चौथे यूनिट के कुछ शॉर्ट नोट्स के बारे में जिनसे आपका ये यूनिट कंप्लीट हो पाएगा। दोस्तों पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, पावर पॉइंट क्या है?
तो पावर पॉइंट की बात करते हैं। पावर पॉइंट स्लाइड्स बनाने के लिए साधारणतया प्रयोग में लाए जाने वाला टूल है। पावर पॉइंट अगर दोस्तों आपने कंप्यूटर यूज़ करा है हल्का फुल्का भी, तब भी आप दोस्तों पावर पॉइंट के बारे में जानते होंगे। पावर पॉइंट में बेसिकली स्लाइड्स तैयार की जाती है। बेसिकली देखिए, वर्ड में क्या होता है, सिर्फ आप नोट्स तैयार कर पाते हो, बट पावर पॉइंट में क्या होता है, आप नोट्स भी तैयार कर सकते हो, उसके साथ में उसमें स्लाइड ऐड कर सकते हो, स्लाइड के साथ में आप उसमें ऑडियो वीडियो ये सब आप चीज़ें ऐड कर सकते हो, चार्ट वगैरह ऐड कर सकते हो, एनिमेशन उसमें डाल सकते हो, जो टेक्स्ट है उसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। तो इतने सारे काम इसमें रहते हैं। तो अब इसको आपको देखिए लैंग्वेज में किस तरह से लिखना है, आइए उसके बारे में जानते हैं। इसमें भी वर्ड प्रोसेसर की तरह ही काम होता है। जिस तरह से नोट्स वहाँ पर बनाए जाते हैं, वर्ड प्रोसेस के दस्तावेज में पृष्ठ बनते हैं, वैसे ही पावर पॉइंट में स्लाइड्स व इन स्लाइड में एनिमेशन का प्रयोग भी किया जाता है और अपनी एक प्रेजेंटेशन तैयार की जाती है और इस संपूर्ण प्रदर्शन को वीडियो में भी परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये क्या है, पावर पॉइंट है। इसके बाद में इसकी कुछ और जरूरी बातें जानते हैं। यह वक्तव्य, लेख, वार्ता एवं शिक्षा की बेहतर प्रस्तुति का एक सॉफ्टवेयर है जो स्लाइड्स के माध्यम से अलग अलग आकार प्रकार के साथ कार्यों को प्रस्तुत करता है। इसके स्लाइड्स को रंगीन अथवा श्वेत श्यामपट्ट दोनों की तरह काम में लिया जा सकता है, दोनों की तरह बनाया जा सकता है। इसमें आवाज़ और एनिमेशन भी जोड़े जा सकते हैं, जिसको देख करके दर्शक उसकी ओर आकर्षित हो पाएंगे और सुगमता से उसको समझ पाएंगे, डिटेल में उसको समझ पाएंगे। पावर पॉइंट का उपयोग कई अधिकारी, शिक्षाविद, कॉर्पोरेट जगत के कर्मचारी आदि अपनी बैठक तथा सभा को संबोधित करने एवं शिक्षा प्रदान करने में करते हैं। अपना जो कोई भी आपका मान लीजिए टॉपिक है, उसको आपको डिटेल में समझाना है, तो आप क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन उसमें तैयार करेंगे, अलग अलग फैक्ट्स उसमें जोड़ेंगे, उसमें कुछ एनिमेशन जोड़ेंगे। अगर उसका उससे रिलेटेड कोई वीडियो है तो वो क्लिप आप वीडियो की जोड़ पाएंगे। तो एक प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है। पावर पॉइंट का उपयोग कई अधिकारी, शिक्षाविद, कॉर्पोरेट जगत के कर्मचारी आदि करते हैं। और इसके बाद में देखिए, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर पैकेज में कार्य करने हेतु विभिन्न टूल बार होती है, जिसके विभिन्न विकल्प हमें कार्य करने में सहायता करते हैं। रिबन, स्टेटस बार और स्क्रॉल बार, ये कुछ टूल्स हैं इसके, जो हमारी पावर पॉइंट में जो प्रेजेंटेशन होती है उसको आसानी से कंप्लीट कर देते हैं। ये कुछ बातें आपको पावर पॉइंट में ध्यान रखनी है। इसके बाद में बात करते हैं वाईफाई के बारे में। वाईफाई देखिए, वाईफाई की फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी, इसके बारे में ध्यान रखना है। और देखिए, वाईफाई के बारे में आप नॉर्मली जानते हैं कि वाईफाई क्या होता है। जिस जगह पर आप इंटरनेट सुविधा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो मोबाइल नेटवर्क से, वहाँ पर आप वाईफाई जोड़ सकते हो। वायरलेस भी होता है और वायर वाला भी होता है, जो खंभों में तार जोड़ कर किया जाता है, तो वो सब होता है। इससे आप अनलिमिटेड इंटरनेट चला सकते हो। ये कुछ चीज़ें आप नॉर्मली जानते हैं, बट आप इसको लैंग्वेज में किस तरह से लिख पाएंगे, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, रेडियो तरंगों पर आधारित तकनीक के माध्यम से तारों के बिना नेटवर्क स्थापित किया जा सकता है। वाईफाई का उद्देश्य विभिन्न वायरलेस समर्थित युक्तियों के बीच संपर्क, उनके डिजिटल सामग्री का आदान प्रदान और साझा उपयोग करना सुनिश्चित करता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, इससे देखिए उन स्थानों पर भी नेटवर्क सुविधा प्रदान करना संभव हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि उस स्थान पर समय के अभाव में तार बिछाना संभव नहीं हो पाता, जैसे कि पुरानी ऐतिहासिक इमारतें, महल और खुले इलाके आदि। इस तरह से आपको वाईफाई के बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं ब्लूटूथ के बारे में। ब्लूटूथ के बारे में भी सिंपल इसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि फाइलों का आदान प्रदान करने के लिए काम में लिया जाता है। साथ ही साथ देखिए, इसकी जो इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखनी है कि इसका जो नामकरण है वो 10वीं सदी के डेनमार्क के राजा हेराल्ड ब्लूटूथ के नाम पर किया गया था। वो सब ब्लूटूथ के बारे में चीज़ें आप जानते हैं। इसके बाद में बात करते हैं पावर पॉइंट के कुछ मुख्य टैब और इनका उपयोग क्या है। ये भी दोस्तों प्रश्न कई बार परीक्षा में आया हुआ है। देखिए, पहला यहाँ पर टैब आता है फाइल। फाइल में हम क्या करते हैं, पावर पॉइंट प्रस्तुति को खोलते हैं और बंद करने का आदि का कार्य होता है। इसी से हम यहाँ पर क्लिक करके फाइल को अपनी को सेव कर पाते हैं। इसके बाद में होम टैब, देखिए कट कॉपी पेस्ट, कोई भी टेक्स्ट खोजने आदि के कार्य जो है होम टैब में आप देख पाते हैं। इसके बाद में तीसरा टैब है इंसर्ट टैब। इसमें दस्तावेजों में पृष्ठ संख्या डालना, फुटनोट डालना, हेडर डालना, तस्वीर, फ्रेम आदि आप इसमें डाल सकते हो। जैसे आप स्क्रीन पर ये पेज देख रहे हैं, इसमें मान लो हमें बॉर्डर लगाना है, वो आप इसमें लगा सकते हो। इसमें कुछ स्लाइडें डालनी है, नीचे फुटर पेज नंबर डालना है, वो आप डाल सकते हो। नीचे कुछ आपको फुटर डालना है, फुटर का मतलब है कि नीचे कुछ आपको लाइन लिखनी है, मान लो लेखक का नाम लिखना है और कुछ लिखना है, तो वो आप डाल सकते हो। हेडर ऊपर टॉपिक अगर आपको अलग कॉलम में डालना है तो आप हेडर इसमें बना सकते हो। तो इंसर्ट टैब में इतने सारे काम होते हैं। इसके बाद में चौथा बिंदु आता है डिजाइन टैब। तो फॉन्ट चेंज आदि काम इसमें आप कर सकते हो। इसके बाद में पांचवा है रिव्यू टैब। इसमें वर्तनी, जांच एवं मेल आदि को आप मर्ज कर सकते हो। अगर आपकी कोई मेल है उसको भी आप इसमें जोड़ सकते हो। इसके बाद में छठे नंबर पर है स्लाइड शो टैब। तो इस टैब के जो बार हैं उसमें हम स्लाइड रूपों में इसको देख सकते हैं। सातवें नंबर पर है एनिमेशन टैब। तो टेक्स्ट तथा ऑब्जेक्ट होते हैं, क्लिप जो आर्ट हमें जोड़ना होता है, वर्ड आर्ट अगर हमें जोड़ना है, चित्र आदि जोड़ना है, तो वो सब हम एनिमेशन टैब में आकर के जोड़ सकते हैं। इसके बाद में आठवां टैब है व्यू टैब। इस टैब द्वारा प्रस्तुतिकरण कई तरह से देखे जा सकते हैं। जो हमने कंप्लीट जो प्रेजेंटेशन तैयार करी है उसको आप अलग अलग रूपों में यहाँ पर देख सकते हो। इस तरह से ये कुछ बिंदु आपको यहाँ पर जो पावर पॉइंट के मुख्य टैब हैं उनके रूप में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं इंटरनेट के बारे में।
इंटरनेट की बेसिक डिटेल्स आप जानते हैं, बट लैंग्वेज में आपको किस तरह से उसको ऐड करना है, आइए हम जानते हैं। इंटरनेट विश्व का सर्वाधिक प्रजातंत्र या फिर नेटवर्क है। इस नेटवर्क से जुड़ने के लिए निम्न उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो पहला क्या है, एक कंप्यूटर आधारित उपकरण जैसे कि लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर मोबाइल इत्यादि आपके पास होना चाहिए इंटरनेट चलाने के लिए। उसके बाद में दूसरा है एक मोडेम। यह एनालॉग अर्थात टेलीफोन के सिग्नल को कंप्यूटर की भाषा में और कंप्यूटर के डेटा को एनालॉग या फिर जो टेलीफोन है उसकी भाषा में सिग्नल में बदल करके संचार के साधनों से इंटरनेट पर भेजता है। तीसरे नंबर पर है एक टेलीफोन लाइन जो कि पुराने जमानों में हुआ करती थी, तो उसके बारे में बताया है। चौथे नंबर पर है इंटरनेट सेवा प्रदाता, आईएसपी की फुल फॉर्म क्या होगी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में पांचवें नंबर पर है इंटरनेट चलाने के लिए सॉफ्टवेयर जैसे इंटरनेट ब्राउजर आदि भी आपके पास होने चाहिए, तब आप इंटरनेट चला पाएंगे। इसके बाद में इसी से जुड़ा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है कि शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट का उपयोग आप किस तरह से करते हैं। तो आपको देखिए, अगर मल्टीमीडिया का उपयोग पूछता है वो भी इसी तरह से होगा, या फिर और भी किसी चीज़ का उपयोग पूछता है तो देखिए सोशल मीडिया या फिर आप इंटरनेट की बात करें तो उन सब का शिक्षा में उपयोग इस तरह से होता है कि हमारे पास मान लो कोई टॉपिक है, वो हमें ऑफलाइन ढूंढने में उसको काफ़ी मेहनत लगती है, बट आप किसी टॉपिक को ऑनलाइन सर्च करेंगे तो तुरंत आपको उसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे और आप कम समय में जो अधिक जानकारी आप जान पाएंगे। और अब आइए जानते हैं शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट का क्या क्या उपयोग रहा है। पहला है विचारों का आदान प्रदान हम कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, रोजगार के लिए आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। चौथा बिंदु है किसी व्यक्ति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति की मान लीजिए महाराणा प्रताप के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें ऑफलाइन ढूंढने में काफ़ी मेहनत लगती है, बट आप ऑनलाइन सर्च करेंगे महाराणा प्रताप की जीवनी तो आपको काफ़ी सारे वीडियोज मिल जाएंगे। अगर आपको ऑडियो देखना है तो गूगल पर आप सर्च करेंगे, विकीपीडिया से सारी जानकारी मिल जाएगी। पांचवा बिंदु है कोई भी समाचार तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। छठा बिंदु है फाइल शेयरिंग कर सकते हैं। सातवां बिंदु है इंटरनेट के माध्यम से यूट्यूब व अन्य वीडियो संबंधित वेबसाइट पर शिक्षण जो वीडियो है शैक्षणिक वो आप देख सकते हैं। आठवां बिंदु है किसी इंटरनेट आधारित प्रतियोगिता में आप भाग भी ले सकते हैं। नौवां बिंदु है ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस, सेमिनार इत्यादि में भी आप भाग ले सकते हैं। तो काफ़ी हद तक हमारे जो जीवन है उसको आसान कर दिया है इंटरनेट ने। अब देखिए आप क्या करेंगे, समाचार अगर आपको कोई मिलता है तो किसी और से अगर आपको समाचार मिलता है ऑफलाइन वे में अगर आप बात करेंगे तो कई दिन लग जाते हैं एक समाचार को पहुंचने में। बट आज देखिए मान लो भूकंप आया तो भूकंप की जो अपडेट है वो कुछ ही सेकंड्स में आप तक पहुंच जाती है इंटरनेट के माध्यम से। या फिर मौसम खराब होने वाला है, बारिश आने वाली है तो उसकी भी अपडेट तुरंत पॉपअप मैसेज के द्वारा, एसएमएस के द्वारा आपके इंटरनेट पर डाल दी जाती है, आपके मोबाइल में डाल दी जाती है। तो इंटरनेट से काफ़ी हद तक हमें सुविधाएं मिल रही है, सोशल मीडिया से, मोबाइल से हमें काफ़ी हद तक सुविधाएं मिली है, हमारा जीवन आसान हुआ है। तो इस तरह से आपको कुछ बिंदु यहाँ पर ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे सामने आता है ईमेल क्या है। ईमेल के बारे में कंप्लीट जो डिटेल्स है नॉर्मली वो आप जानते हैं, अगर आपने एक बार भी ईमेल कर रखी है तो सीसी बीसीसी ये जो सब डिटेल्स होती है। सीसी में क्या होता है कि एक ईमेल डालते हैं, बीसीसी में बहुत सारी ईमेल आप डाल सकते हैं जिनको आपको भेजना होता है, तो वो सब आप जानते हैं। सब्जेक्ट में क्या लिखना होता है, जो टॉपिक आप जिस टॉपिक पर ईमेल लिख रहे हैं वो आप डाल सकते हैं। नीचे आपका ईमेल का पूरा फॉर्मेट आ जाता है, तो वो सब बातें आप जानते हैं। बट आपको क्वेश्चन किस तरह से आपके आ सकता है, क्वेश्चन को किस तरह से आपको सोल्व करना है, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल इसकी फुल फॉर्म होगी आज के समय में इंटरनेट पर उपलब्ध सबसे महत्वपूर्ण सेवा में से एक है। ईमेल भी हमारी डाक प्रणाली की तरह ही होती है। डाक क्या है, ऑफलाइन है, और ईमेल क्या है, ऑनलाइन है, जिससे हम पत्र लिख करके अपने दूर स्थित रिश्तेदारों से विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। अब देखिए डाक में क्या होता है, आप ऑफलाइन पत्र लिखेंगे उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आपको रहेंगी, कागज़ खराब होगा, और भी दोस्तों आपको जाने आने जाने में दिक्कतें होगी, तो वो सब दिक्कतें रहेंगी। बट अगर आप ऑनलाइन ईमेल भेजते हैं तो कुछ भी खर्चा नहीं लगा, कम समय में आप इंटरनेट के माध्यम से आप ईमेल भेज सकते हैं, कम समय में कम खर्च में। तो वो सब बातें आपको ध्यान रखनी है। ईमेल के निम्न घटकों की हम बात करते हैं, क्या क्या ईमेल के लिए महत्वपूर्ण रहता है। पहला देखिए इनबॉक्स। इनबॉक्स में जो हमें ईमेल प्राप्त हुई है उनके भेजे जाने वाले का नाम, विषय, पाने की दिनांक, एक सूची होती है जिस पर क्लिक करके किसी भी ईमेल को पढ़ा जा सकता है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है सेंट आइटम्स, यानी कि सेंट ईमेल्स के बारे में हमें दिखाएगा। हमारे द्वारा भेजी गई ईमेल का संग्रह आउटबॉक्स में रहता है, जिसे कभी भी वापस आप देख सकते हैं। सेंट आइटम्स को आउटबॉक्स आप हिंदी में करेंगे तो इस तरह से रहता है। इसके बाद में बात करते हैं तीसरे नंबर पर नवीन मेल या फिर न्यू मेल आप डालना चाहते हैं तो नई मेल करने के लिए हमें इस विकल्प का सहयोग लेना होता है। इस विकल्प से हमें जिसे ईमेल भेजनी होती है उसका ईमेल आपको डालना होता है, उस ईमेल का जो विषय है वो डालना होगा, सब्जेक्ट डालना होगा, उसकी विषय वस्तु आपको नीचे डाल करके सेंड कर देंगे आप, तो ईमेल अगले आदमी तक पहुंच जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में क्या होता है, इसमें हम किसी भी ईमेल को लिख करके सुरक्षित रख सकते हैं। इस ईमेल को हम भविष्य में कभी भी काम में ले सकते हैं और उसको भेज पाएंगे। इसके बाद में 5 नंबर पर आता है फोल्डर्स। इसमें देखिए जो इनबॉक्स में हमें ईमेल प्राप्त हुई है उसको हम अलग अलग फोल्डर्स बना करके उसको सेव कर सकते हैं। फोल्डर का निर्माण करके ईमेल के विषय के अनुरूप उसे हम रख सकते हैं। तो इस तरह ईमेल के बारे में इन सब डिटेल्स को आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे सामने आता है ई कॉमर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इसका मतलब क्या होता है कि ऑनलाइन व्यापार के बारे में, इंटरनेट के जरिए व्यापार करना, वस्तुओं और सेवाओं को इंटरनेट के जरिए खरीदना एवं बेचना ही ई कॉमर्स कहलाता है।
ई कॉमर्स मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ईएफटी तथा इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ईडीआई के लिए किया गया था। इसका दोस्तों सिंपल उदाहरण आप इस तरह से ले सकते हैं, जैसे आप मान लो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कोई भी आपको प्रोडक्ट लेना होता है तो उसका सिंपली आप पेमेंट करेंगे, ऑर्डर करेंगे, कुछ दिन में आपके पास प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, ऑफलाइन आपके पास घर पे पहुंच जाएगा। इस तरह से आप ले सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस से हो जाता है। इसके कुछ प्रकार भी रहते हैं, जैसे B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी तक प्रोडक्ट को पहुंचाना। B2C क्या होता है, एक कंपनी से कस्टमर तक पहुंचाना। C2C क्या होता है, कस्टमर से दूसरे कस्टमर तक पहुंचाना। तो इस तरह की कुछ बातें हैं जिनको हम आगे जानते हैं। इससे पहले हम बात करते हैं ई कॉमर्स के लाभ क्या क्या है। तो देखिए, पहला क्या है, क्रेता को वस्तु एवं सेवाओं को चुनने के अनेक विकल्प मिल पाते हैं। अब जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजोन से आप कुछ भी शॉपिंग करते हैं, कुछ भी टॉपिक आप सर्च करते हैं, मान लो आपको कीबोर्ड सर्च करनी है। अब कीबोर्ड आप सर्च करेंगे तो अलग अलग ढेर सारी कंपनियों के कीबोर्ड आपके सामने आ जाएंगे, उनकी अलग अलग प्राइस आ जाएगी, किस प्रकार से उनको रेटिंग है वो आपके सामने आ जाएगी, तो आप ठीक वहां पर चूज कर पाएंगे। इसमें दोस्तों क्या होता है कि कम मूल्य पर आपको मिल जाती है, आप अलग अलग ऑप्शन वहां पर रहेंगे तो आप देख पाएंगे कि कौन सा आपके जो बजट है उसके अकॉर्डिंग फिट हो रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप सामान परचेस कर पाएंगे। उसके बाद में तीसरे नंबर पर आता है व्यापारिक सूचनाओं के आदान प्रदान की लागत व समय में कमी भी यहाँ पर रहती है। चौथा नंबर है मार्केटिंग लागत में कमी। पांचवें नंबर पर है विश्वव्यापी बाजार की उपलब्धता। छठे नंबर पर आता है छोटे उत्पादकों को बड़े उत्पादकों के साथ में प्रतिस्पर्धा से मुक्ति। अब यहाँ पर क्या है कि ऑनलाइन है, आप कीबोर्ड सर्च कर रहे हैं तो कीबोर्ड, ढेर सारे कीबोर्ड वहां पर आ गए, तो यहाँ पर ये नहीं है कि अगर कोई बड़ी कंपनी है तो वो ऊपर आएगी या छोटी कंपनी नीचे आएगी। आप जिस प्राइस के अकॉर्डिंग वहां पर सर्च करेंगे तो वो उस प्राइस के अकॉर्डिंग ही आपको कीबोर्ड दिखाई जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये बेनिफिट रहता है कि छोटे जो कंपनियां हैं वो उनको भी बेनिफिट रहता है, बड़ी कंपनियां हैं उनको भी बेनिफिट रहता है। यहाँ पर ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम बात करते हैं ई कॉमर्स के प्रकार कौन कौन से हैं। पहला प्रकार है व्यापार से व्यापार यानी कि B2B। अब ये क्या है, एक कंपनी से दूसरी कंपनी तक किसी प्रोडक्ट को भेजना। इसके बाद में दूसरा आता है व्यापार से ग्राहक, कंपनी से सीधा प्रोडक्ट ग्राहक या फिर कस्टमर के पास आता है। तीसरे नंबर पर है उपभोक्ता के लिए व्यापार यानी कि कस्टमर से बिजनेस या कंपनी के लिए। आपको कस्टमर है, आपके पास प्रोडक्ट है तो आप क्या करेंगे, कंपनी को बेच देंगे, तो वो यहाँ पर बताया है। इसके बाद में चौथा प्रकार है उपभोक्ता से उपभोक्ता यानी कि आप भी कस्टमर है और दूसरा व्यक्ति भी कस्टमर है, आपने अपना प्रोडक्ट किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया, तो ये क्या हो गया, C2C हो गया यानी कि कस्टमर से कस्टमर तक। इसके बाद में अब हम बात करते हैं कंप्यूटर हैकिंग के बारे में। कंप्यूटर हैकिंग के जरिए देखिए दोस्तों, ईमेल के जरिए आपका कंप्यूटर हैक कर लिया जाता है, या फिर कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके भी आपका कंप्यूटर हैक करके आपका डाटा चोरी कर लिया जाता है। अब इसको आप लैंग्वेज में किस तरह से लिखेंगे आइए जानते हैं। देखिए, कंप्यूटर उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना कंप्यूटर के डेटा को चुराने अथवा संशोधन की तकनीक और तरीके कंप्यूटर हैकिंग कहलाती है। जो व्यक्ति यह कार्य करता है, जो व्यक्ति हैकिंग का कार्य करता है, उसको हैकर कहते हैं। उदाहरण के लिए हम दोस्तों बात करते हैं तो एक हैकर किसी कंप्यूटर में एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाल देता है जो कंप्यूटर के डेटा को कॉपी करके हैकर के ईमेल पर भेजता रहता है। इस तरह कई सारे पर्सनल डेटा चोरी हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास एक ईमेल आता है जिसमें कहा जाता है कि आपको अपने ईमेल का पासवर्ड बदलना है। हम जैसे लिंक पर क्लिक करके पासवर्ड चेंज करते हैं तो ईमेल का पेज खुलता है और पासवर्ड चेंज करते ही हमारा जो जो डिटेल्स हैं हमारे कंप्यूटर में या फिर हमारे लैपटॉप में, वो सब डिटेल्स जो है हैकर के पास पहुंच जाती है और हमारा जो डाटा है वो सारा हैक हो जाता है। इस तरह से आपको हैकिंग के बारे में ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर वायरस के प्रकारों के बारे में। पहला प्रकार है बूट सेक्टर, दूसरा है फाइल वायरस, तीसरा है मैक्रो वायरस। ये कुछ प्रकार आपको वायरस के ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अब वायरस की बात हो गई है तो अब हम बात करते हैं एंटीवायरस के बारे में। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो अपने कंप्यूटर को संदिग्ध प्रोग्राम से सुरक्षित रखता है। सॉफ्टवेयर मैलिशियस कोड के लिए जांच करता है और अगर वायरस का पता लगता है तो वह वायरस के खतरे को दूर करने के लिए कार्य भी करता है, ऑटोमेटिकली वायरस को हटा देता है। तो एंटीवायरस का ये काम रहता है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के रखरखाव के बारे में। कंप्यूटर का रखरखाव हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का किया जाता है। कंप्यूटर में कुछ चीजें जो होती है हार्डवेयर होती है जिनको हम छू सकते हैं, हाथ देख सकते हैं, और कुछ चीजें सॉफ्टवेयर होती है जो अंदर जो प्रोजेक्ट हमारी जो फाइलें वगैरह होती है तो वो अंदर रहती है सॉफ्टवेयर के रूप में। तो सॉफ्टवेयर का जो रखरखाव है उसका अर्थ है ऑपरेटिंग सिस्टम व अन्य जो सॉफ्टवेयर हैं उनको सही रखने की एक सतत प्रक्रिया के रूप में। और हार्डवेयर का रखरखाव अपने कंप्यूटर को धूल की सफाई, हार्ड जो ड्राइव है, पंखे, बिजली की आपूर्ति आदि उपकरणों का रखरखाव से है जो हार्डवेयर घटक कार्य नहीं है, उन्हें बदला जा सकता है। अपने महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको खो देना, निजी जानकारी की चोरी आदि बहुत ही बड़े भय हैं जिनके निवारण के लिए कंप्यूटर का रखरखाव की आवश्यकता रहती है। और टाइम टाइम पर सारी जो अपडेट्स हैं उनको अपडेट करते रहें, टाइम टाइम पर सारी चीज़ों को देखते रहें कि कहीं कोई वायरस तो नहीं आ गया है। तो वो सब चीज़ें हमें देखते रहनी चाहिए। कंप्यूटर की जो साफ सफाई है वो भी टाइम पर करते रहना चाहिए। तो ये कुछ जो है कंप्यूटर के रखरखाव के बारे में बताया है। इसके बाद में इस यूनिट का अंतिम टॉपिक आता है इंसाइक्लोपीडिया या विश्वकोश क्या होता है। तो देखिए इसके बारे में जानते हैं।
विश्वकोश, विश्व ज्ञान कोश या फिर ज्ञान कोश, इस तरह से ये जो इसके कुछ पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऐसी पुस्तक या वेबसाइट को कहते हैं जिसमें हर विषय से संबंधित जानकारी सम्मिलित होती है और वर्ण क्रम में व्यवस्थित भी होती है। विश्वकोश का अर्थ है विश्व के समस्त ज्ञान का भंडार, ये आपको ध्यान रखना है। अतः विश्वकोश वह कृति है जिसमें ज्ञान की सभी शाखाओं का समावेश होता है। इसमें वर्णानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित अन्यान्य यानी कि अनेक विषयों पर संक्षिप्त किंतु तथ्यपूर्ण निबंधों का संकलन रहता है। यह संसार के समस्त सिद्धांतों की सामग्री है और विश्व के समस्त ज्ञान का इसमें भंडार होता है। तो इस तरह से आपको दोस्तों इन सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए अपने कंप्यूटर जो पेपर है आपका 20 नंबर का, उसको अच्छे से तैयार कर लेना है। और आपकी पढ़ाई में, आपकी एग्जाम तैयारी में इस वीडियो से थोड़ी भी मदद हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।